एपिसोड 63 टू 80। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, अभय ने जैसे ही कहा वैसे ही सलोनी ने आगे बढ़कर अभय को बाहर किया और उसके मुंह पर दरवाजा मारते हुए बोली, नहीं। अभय तो बस देखता ही रह गया जब तक उसे समझ आया कि उसके साथ उसकी स्वीट और डेंजरस वाइफ ने क्या किया है। वो रूम से बाहर था। अभय ने दरवाजे को घूरा, फिर बिना कुछ कहे ही वो वहां से निकल गया, क्योंकि फिलहाल अभी उसकी कोई बहुत जरूरी मीटिंग थी। अभय सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया ही था कि तभी अनी आकर उसके पैरों से लिपटते हुए बोली, पापा कहाँ जा रहे हैं? अनी को भी घुम्मू घुम्मू जाना है। अभय ने अपनी लिटिल एंजल को अपनी गोद में उठा लिया। बेटा, हम बाद में घूमने जाएंगे, अभी पापा को काम है, तो आप अभी घर में खेलो, फिर शाम को पापा आपको बाहर ले जाएंगे। अभय ने कहा तो अनी मायूस हो गई और कसमसा के वो अभय की गोद से उतर गई। अभय कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अनी तेजी से अपनी दादी के पास चली गई। अभय ने एक गहरी सांस ली, फिर कुछ सोचकर वो मुस्कुरा दिया और घर से बाहर चला गया। अभय के बाहर जाते ही सलोनी रूम से बाहर आई। उसने जीन्स और कुर्ती पहन रखी थी और बालों की चोटी बनाकर उसे सामने कर रखा था। वो आज एकदम अलग लग रही थी। सलोनी जल्दी से नीचे आई और उसने आरती के पास आकर कहा, माँ मुझे बाहर जाना है शॉपिंग के लिए। हम जाओ पर जल्दी आना, आरती ने कहा। सुगंधा जी भी वहीं बैठी थी और अनी भी। अनी ने जैसे ही बाहर जाने की बात सुनी, उसकी आंखें चमक उठी। मम्मा अनी को भी घूमने जाना है, अनी ने बेहद मासूमी से कहा। सलोनी ने अनी को अपनी गोद में लेते हुए कहा, हाँ बच्चे। माँ आप गार्ड से बात करिए, सलोनी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आरती ने हंसते हुए कहा तो अनी ने भी अपने दांत चमका दिए। आरती ने गार्ड से बात की, पर भी गार्ड सलोनी को जाने नहीं दे रहे थे। आखिर में सुगंधा जी के कहने पर गार्ड्स ने सलोनी और अनी को ड्राइवर और एक गार्डर के साथ जाने की परमिशन दे दी। साथ ही उन्होंने अभय को इस बारे में बताने के लिए कॉल भी किया, पर अभय ने कॉल पिक नहीं किया, क्योंकि वो अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में था और मान तो फिलहाल छुट्टी में था। सलोनी अनी को अपने साथ लेकर मॉल जाने के लिए निकल गई। आरती ने जबरदस्ती उसे अपना कार्ड दे दिया था, जिसे हाथ में रखे सलोनी घूर रही थी। वो अभी गाड़ी में ही थी। वहीं अनी गाड़ी से बाहर झांक झांक कर देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सलोनी ने कार्ड को अपने छोटे से वॉलेट में डाला और वो भी गाड़ी से बाहर देखने लगी। दूसरी तरफ जब अभय ने अपने फोन में इतने सारे मिस्ड कॉल देखे, वो भी अपने सिक्योरिटी के, तो उसने बिना देरी के फौरन कॉल बैक किया। कॉल पिक होते ही अभय ने कॉल करने का रीजन पूछा। बदले में सामने का जवाब सुनकर अभय जरा भी खुश नहीं था। मॉल पहुंचते ही सलोनी अनी के साथ गाड़ी से बाहर आई और गार्ड भी उसके पीछे ही गाड़ी से बाहर आया और उनके अंदर जाते ही वो भी उन्हें फॉलो करने लगा। निहान शूटिंग पर था और फिलहाल उसका इंपॉर्टेंट सीन शूट होना था, इसलिए वो मेकअप रूम में अपना मेकअप करवा रहा था। तभी उसका फोन बज पड़ा। निहान ने कॉल आंसर किया। बॉस, वो लड़की अभी मिनी मॉल आई है, उसके साथ एक बच्ची भी है जो उस लड़की को मम्मा कह रही है, सामने से आवाज आए। निहान ये सुनकर अपने चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसके रिएक्शन से उसका मेकअप कर रही लड़की भी डर गई और उससे कुछ कदम दूर हो गई। तुम उन पर नजर रखो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूं। इतना कहकर निहान ने कॉल एंड कर दिया। सर सेटअप रेडी है, कहते हुए एक लड़का उस रूम में आया, तो निहान ने बिना किसी भाव के कहा, पैकअप। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। वहां मौजूद लड़का और लड़की एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। सलोनी एक शॉप में अनी के लिए कपड़े देख रही थी, पर अनी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। वो अजीब अजीब मुंह बना रही थी। सलोनी भी अब उसे घूर रही थी क्योंकि वो काफी नखरे कर रही थी। अनी को सबसे अच्छी वाली ड्रेस चाहिए। अनी ने बेहद मासूमी से अपने सामने खड़ी सेल्स गर्ल से कहा तो वो मुस्कुरा दी। ये सब हटा दीजिए और कुछ अच्छा सा दिखाए, सलोनी उस सेल्स गर्ल से कह ही रही थी कि इतने में ही पीछे से अभय की आवाज आई, जो मेरी प्रिंसेस के लिए बना हो। सलोनी के साथ साथ सेल्स गर्ल ने भी आवाज की तरफ देखा। ब्लू सूट पहने अभय खड़ा था। उसने अपना मास्क निकाला जो उसने पहना हुआ था, तो उस सेल्स गर्ल का मुंह खुला। ASR। सलोनी ने अभय से नजरें हटाकर उस सेल्स गर्ल की तरफ घूर कर देखा। पापा कहकर अनी सीधे अभय के पैरों से लिपट गई। अभय ने मुस्कुराकर अनी को अपनी गोद में उठाया और अपने साथ आए गार्ड्स को कुछ इशारा किया। कुछ ही पलों में वो शॉप पूरी तरह से खाली थी। जिसने अभय को देख लिया था, उस सेल्स गर्ल को छोड़े बाकी के सारे स्टाफ वहां से जा चुके थे। अब वहां अभय के साथ सलोनी, अनी, वो सेल्स गर्ल और 2 गार्ड्स ही मौजूद थे। अभय ने सेल्स गर्ल की तरफ देखा तो वो तो बस उसे देखने में ही बिजी थी। मेरी बेटी के लिए ड्रेस दिखाए, अभय की आवाज कानों में पड़ते ही वो सेल्स गर्ल अपने होश में आए। या कहते हुए वो सेल्स गर्ल फौरन अंदर चली गई, जहां काफी सारे कपड़े थे। कुछ देर बाद वो सेल्स गर्ल अपने साथ 2 खूबसूरत से फ्रॉक लेकर आई। एक ब्लैक कलर में था जिस पर बेहद खूबसूरत व्हाइट बटरफ्लाई थे। दूसरे फ्रॉक का कलर पर्पल था, जो सिंपल और अट्रैक्टिव था। दोनों ड्रेस पैक कर दो, अभय ने कहा तो अनी खुश हो गई, क्योंकि उसे भी दोनों ड्रेस पसंद आई थी। सलोनी तो बस उस सेल्स गर्ल को घूरने में बिजी थी, क्योंकि वो अभय को देख देख कर मुस्कुरा रही थी।
तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? अभय की आवाज कानों में पड़ते ही सलोनी ने उसकी तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। तुम्हारी बेटी के नखरे ही इतने हैं कि मुझे कुछ लेने का मौका ही नहीं मिला, सलोनी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो उसकी इस हरकत पर अभय मुस्कुरा उठा। उसे सलोनी का ऐसे शिकायत करना पसंद आया था। तुम शिकायत कर रही हो अपने हस्बैंड से? अभय ने सलोनी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए कहा। हाँ, सलोनी ने फौरन कहा। वहीं उनके पास खड़ी सल्स गर्ल अभय के करीब सलोनी को देखकर अपना ही दिमाग लगा रही थी। उसने अभय सलोनी की बातें भी सुन ली थी, जिस वजह से उसे ये भी पता चल चुका था कि अनी अभय की बेटी है। वो अनी और अभय का चेहरा मिलाकर देखने लगी। दोनों के चेहरे काफी हद तक मिलते थे। चलो, तुम्हारी शॉपिंग भी आज मेरी पसंद से होगी, कहकर अभय ने उसके गाल को हल्के से चूम लिया। सामने खड़ी सल्स गर्ल ने अपनी आंखों को और बड़ा कर लिया था। मेरी वाइफ के लिए सबसे बेस्ट इंडियन वेयर दिखाइए, अभय ने सल्स गर्ल से कहा। तो उसने फौरन अपनी गर्दन हिला दी और हड़बड़ी में वहां से बाहर जाने लगी। पर इससे पहले वो बाहर जाती, गार्ड्स ने उसे रोक लिया। सल्स गर्ल ने अभय की तरफ देखा तो अभय ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा, ये न्यूज बाहर नहीं आनी चाहिए। सल्स गर्ल ने जल्दी से अपनी मुंडी हाँ में हिला दी। हालांकि उसके पेट में अभी से दर्द चालू हो चुका था। उसने मन ही मन कहा, इतनी बड़ी न्यूज मैं डाइजेस्ट कैसे करूंगी। अभय ने गार्ड्स को इशारा किया तो उन्होंने उस सल्स गर्ल को वहां से जाने दिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम फिर भी यहाँ आए, कहते हुए अभय ने सलोनी की कमर में जोर से चिकोटी काटी। वॉट द सलोनी कुछ कहती उससे पहले ही अभय ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, शश, एक और शब्द नहीं। यू नो ना कि तुमने मेरी बात ना मानकर मुझे कितना डिसअपॉइंट किया है। सलोनी अभय को घूरने लगी। तभी वो सल्स गर्ल तेजी से अंदर आई और उसने अपने हाथ में रखी कुछ ड्रेस काउंटर पर रख दी और एक एक करके वो ड्रेसेस सलोनी को दिखाने लगी। पर सलोनी को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। ये वाला दिखाओ, अभय ने एक ब्लैक ड्रेस की तरफ इशारा किया तो उस सल्स गर्ल ने उस ड्रेस को काउंटर पर सब कपड़ों को हटाकर रखा। सलोनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो एक ब्लैक साड़ी थी, जो अनी की ड्रेस से परफेक्ट मैच कर रही थी। अनी भी वो साड़ी देखकर खुशी से बोली, वाओ अनी और मम्मा सेम टू सेम, पापा लिए भी ये दो। अनी ने बेहद मासूमी से उस सल्स गर्ल से कहा तो सलोनी ने अभय की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो तुम भी साड़ी पहनोगे। नो, अभय ने फौरन मना कर दिया। तो वही सलोनी की हंसी छूट गई और उसे इस तरह से हंसते देख सल्स गर्ल भी मुस्कुरा दी। पर जैसे ही उसने अभय की घूरती नजरें खुद पर महसूस की, उसने अपनी हंसी दबा ली। ये पैक कर दो, अभय ने साड़ी की तरफ इशारा किया तो उस सल्स गर्ल ने जल्दी से सारी ड्रेस साइड की और वो ड्रेस लेके खुद साइड चली गई ताकि वो उस ड्रेस को पैक कर सके। अभय ने अब सलोनी की तरफ देखा, जो अनजान सी दूसरी ड्रेसेस देखने में बिजी हो गई। हो गई तुम्हारी शॉपिंग या अभी और भी कुछ बाकी है? अभय ने सलोनी को देखते हुए कहा। हम्मम, मुझे इनसे मैच करती ज्वेलरी भी चाहिए, सलोनी ने एक ड्रेस सल्स गर्ल की तरफ बढ़ाते हुए अभय से कहा और उस सल्स गर्ल को उसने वो ड्रेस पैक करने के लिए कह दिया, जो कि सिंपल सा पीले रंग का सूट था। अभय ने उस सल्स गर्ल की तरफ अपना कार्ड बढ़ा दिया। इस बार सलोनी ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। सल्स गर्ल ने कार्ड ले लिया और काउंटर की तरफ बढ़ गई। चलो बेटा, हम दूसरी शॉप पर चलते हैं, अब पापा आ जाएंगे, कहकर सलोनी ने अनी को अपनी गोद में ले लिया। अभय तो बस उसे देखता ही रह गया कर सलोनी वहां से चली गई। जब गार्ड्स ने सलोनी को नहीं रोका तो अभय ने उन्हें घूरते हुए ऑर्डर दिया, उसके पीछे जाओ। अभय की बात मानते ही गार्ड्स वहां से निकल गए। सलोनी अनी का हाथ पकड़े सामने चल रही थी कि एकदम से निहान उसके सामने आ गया। सलोनी के कदम फौरन रुक गए। उसने हैरानी से निहान की तरफ देखा। हाय, तुम तो मुझे भूल ही गई, ना कॉल ना एमएसजी, निहान ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, पर मुझे अब इन सब की जरूरत नहीं, एक्सक्यूज मी, कहते हुए सलोनी उसके बगल से जाने लगी तो निहान फिर उसके सामने आ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम अभय को ऐसे ही फंसा लोगी। वैसे ये बच्ची कौन है? बहुत क्यूट है, कहते हुए उसने अनी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया पर सलोनी ने झट से अनी को अपने पीछे कर लिया। देखिए, मुझे आपके साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सलोनी ने कहा और निहान को इग्नोर कर वहां से आगे बढ़ने लगी। पर निहान ने फिर उसका रास्ता रोक दिया। तभी अभय के गार्ड्स वहां पहुंच गए। ओह, तो तुम्हारे लिए गार्ड्स भी हैं यहाँ, निहान ने तिरछी स्माइल के साथ कहा। सलोनी ने उसे घूर कर देखा और अनी को अपने साथ लिए वो वहां से चली गई। अब उसका शॉपिंग करने का कोई खास मन नहीं था। गार्ड्स ने निहान को रोक लिया था, जिस वजह से वो कुछ कर नहीं पाया और गार्ड्स को घूरते हुए वहां से निकल गया। सलोनी कहाँ है? एक गुस्से से भरी आवाज उन गार्ड्स के कानों में पड़ी तो वो एकदम से पलट गए। सामने अभय खड़ा उन्हें घूर रहा था। मैम बाहर गई है, उनके साथ एक गार्ड भी है यहाँ। मैम को निहान सर परेशान कर रहे थे तो हमने बस उन्हें मैम के पास आने से रोका और अब वो चले गए। एक गार्ड ने अभय को गुस्से में देख जल्दी से जो बन पड़ा एक्सप्लेन कर दिया। निहान, अभय ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। फिर वो भी बाहर निकल गया। गार्ड्स भी तेजी से उसके पीछे उसे कवर करके चल दिए। निहान अपनी गाड़ी में बैठा सलोनी को घूर रहा था, जो अनी को लिए गाड़ी के पास खड़ी थी।
बेटा जिद नहीं करते, हम बलून बाद में लेंगे, अभी घर चलो। ओके, सलोनी ने प्यार से अनी का गाल थपथपाते हुए कहा। वो दोनों ही अपनी गाड़ी के पास खड़े थे, पर अनी गाड़ी में बैठ ही नहीं रही थी क्योंकि उसे बलून जो चाहिए था। अनी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अभी रो देगी। तुम मेरी बेटी को रुलाते क्यों रहती हो? जैसे ही अभय की आवाज सलोनी के कानों में पड़ी, उसने फौरन पलटकर अभय की तरफ घूर कर देखा। जाओ सारे बलून्स ले आओ। अभय ने कुछ कैश अपने एक गार्ड की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो वो जल्दी से बलून्स लेने चला गया। अनी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने अभय की तरफ अपनी बाहें फैला दी। अभय ने भी उसी पल आगे बढ़कर अनी को अपनी गोद में ले लिया। अभय की गोद में आते ही अनी ने खुशी से अभय के दोनों गालों को चूम लिया। उन्हें ऐसे देखना चाहते हुए भी सलोनी के लब मुस्कुरा उठे और उसका खराब मूड भी एकदम सही हो गया। वहीं निहान गौर से अभय के एक्सप्रेशन देख रहा था, मानो वो अभय और अनी के बीच में रिलेशन को समझने की कोशिश कर रहा हो। अनी का उसके साथ इतना कंफर्टेबल होना और तो और अभय का अनी के लिए अट्रैक्शन, उसके लिए तो यकीन करना मुश्किल था कि अभय किसी के साथ इतने अच्छे से बिहेव भी कर सकता है। वो दूर से अभय, सलोनी और अनी को ही घूर रहा था। चलो गाड़ी में बैठो, अभय ने सलोनी को ऑर्डर देते हुए कहा। मुझे भूख लगी है, शॉपिंग के चक्कर में मैंने कुछ खाया ही नहीं, सलोनी ने कहा तो अभय कुछ पल उसे घूरता रहा। फिर एकदम से उसने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, घर पर खा लेना, मेरी बात ना मानने की सजा ही समझ लो। सलोनी ने गुस्से में उसे घूरा और गाड़ी में बैठ गई। पापा, अनी को भी भूख लगी है, अनी ने बेहद मासूमी से कहा तो अभय उसकी शक्ल देखने लगा। फिर उसने गाड़ी में बैठी सलोनी की तरफ देखा जो उसे ही घूर रही थी, पर अभय ने उसी पल उसे इग्नोर कर दिया। सलोनी इससे और चीड़ गई, उसने भी अपना मुंह फेर लिया। अच्छा क्या खाएगा मेरा बच्चा अभी? अभय ने बेहद प्यार से अनी के गाल को सहलाते हुए कहा। अनी को राइस खाने हैं, वो भी ग्रीन वेजिटेबल के साथ, अनी ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा। तो अभय मुस्कुरा दिया। तभी गार्ड अपने हाथ में सारे बलून्स लेकर आ गया। अभय ने वो सारे बलून्स अनी के हाथ में दे दिए। अनी के चेहरे की वो मासूम सी खिलखिलाहट देखते ही अभय को तो मानो दुनिया जहां की खुशी मिल गई थी। अभय अनी को लिए गाड़ी में बैठ गया और बलून्स गाड़ी के बाहर हवा में थे, पर उसकी डोर अनी के हाथों में थी। अभय ने ड्राइवर को गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकने के लिए कहा। गाड़ी रुकने के तुरंत बाद अभय के गार्ड ने उस रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम बुक कर दिया, जहां अभय और उसकी स्वीट सी फैमिली को कोई डिस्टर्ब ना करे। कुछ देर बाद अभय और सलोनी अपने सामने बैठे थे और अनी अभय की गोद में, उसके हाथ में अभी भी बलून्स थे। जहां अनी बेहद खुश थी और खिलखिला रही थी, वहीं सलोनी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे वहां जबरदस्ती बिठा दिया हो। अभय ने सलोनी की तरफ मेन्यू कार्ड बढ़ाते हुए कहा, ऑर्डर करो। अभय के इस तरह नॉर्मल बिहेव करने से सलोनी और ज्यादा चिढ़ रही थी। जब उसने कहा कि उसे भूख है तो उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी और अनी ने कहा तो फौरन इस रेस्टोरेंट में आ गया और उसे ही खाना ऑर्डर करने के लिए कह दिया। सलोनी को अभय के ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था। क्यों आ रहा था उसे भी नहीं पता था, पर गुस्सा आ रहा था उसे। सलोनी ने अभय को गुस्से से घूरते हुए मेन्यू कार्ड उठाया और फिर उसने अपने पास में ही खड़े वेटर को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। उसने अभी एक दो नाम ही लिए थे, फिर वो एकदम से चुप हो गई। पास खड़ा वेटर, अभय और यहां तक कि अनी भी सलोनी का चेहरा देखने लगी। सलोनी ने एक पल के लिए सबका चेहरा देखा, फिर उसने वेटर की तरफ मेन्यू कार्ड बढ़ाते हुए कहा, मेन्यू की सारी डिश ले आइए। वेटर हैरानी से सलोनी की तरफ देखने लगा, फिर उसने एकदम से कहा, मैम मेन्यू में पूरे 200 डिशेस है, तुम खाना लेकर आओ। सलोनी ने कड़े शब्दों में कहा तो वेटर फौरन वहां से चला गया। मुझे खाना वेस्ट करना पसंद नहीं, इसलिए तुमने जितना ऑर्डर किया वो सारा तुम्हें खाना पड़ेगा, अभय ने बिना सलोनी की तरफ देखे ही कहा। हाँ तुम चुप रहो, सलोनी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। तभी वहां एक वेटर आया और उसने अभय और अनी के सामने उनकी डिश रख दी। सलोनी हैरानी से उसे देखने लगी, मतलब अभय ने पहले ही अपने और अनी के लिए खाना ऑर्डर कर लिया था। मैम ने जो ऑर्डर किया था वो अभय ने वेटर से पूछा। उनके लिए बस थोड़ा टाइम लगेगा सर, वेटर ने सिर झुकाकर अभय को जवाब दिया। अभय ने हल्के से सिर हिलाकर उसे जाने का इशारा कर दिया। वेटर के जाने के बाद अभय अपने हाथों से अनी को उसका फेवरेट राइस और ग्रीन वेजिटेबल खिलाने लगा। वहीं सलोनी उन दोनों बाप बेटी को बस घूर ही सकती थी। कुछ देर बाद एक साथ कई सारे वेटर्स अंदर आए और उन्होंने कुछ टेबल्स और लगा दिए। उसके बाद सलोनी के सामने उस रेस्टोरेंट की एक के बाद एक सारी डिशेज रख दी गई। सलोनी के सामने खाना रखने के बाद सारे वेटर्स वहां से चले गए। सलोनी कभी जाते हुए वेटर्स को देखती तो कभी अपने सामने मौजूद इतने सारे खाने को, ये सब देखकर तो उसकी भूख ही मर गई थी। अभय, सलोनी ने धीरे से अभय को पुकारा, पर अभय ने सुना ही नहीं, क्योंकि सलोनी ने बहुत धीरे से उसे पुकारा था। कुछ पल बाद सलोनी ने फिर से अभय को पुकारा, पर इस बार उसकी आवाज तेज थी। अभय ने सलोनी की तरफ देखा तो वो उसे ही बेहद मासूमी से देख रही थी। अभय की आंखें एकदम से छोटी हो गई
सलोनी की तरफ देखते हुए उसने अपनी भवें उठा दी, मानो पूछना चाह रहा हो कि अब क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं खाना, सलोनी ने कहा तो अभय कुछ देर उसे घूरता रहा। फिर अभय के एक आवाज पर रूम के बाहर मौजूद वेटर तुरंत अंदर आते हुए बोला, यस सर। ये सारा खाना बगल के ऑर्फनेज में बंटवा दो, अभय ने उस वेटर से कहा। तो वो वेटर हैरानी से अभय की तरफ देखने लगा, पर जब अभय ने अपनी गहरी नजरों से उसे घूरा तो वो वेटर उसी पल वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब वो वेटर वापस आया तो उसके साथ कुछ और भी वेटर्स थे। सभी जल्दी जल्दी सारा खाना वहां से ले जाने लगे, सिर्फ अभय और अनी का खाना छोड़कर। सलोनी अभय और अनी को ही देख रही थी। लास्ट में सफेद कलर के रसगुल्लों से भरा बाउल जैसे ही वेटर ने उठाना चाहा, सलोनी ने उसे रोक दिया, क्योंकि ये तो उसका फेवरेट था। सारे वेटर्स के जाने के बाद अब सलोनी आराम से वो रसगुल्ले खाने लगी। अभय जो खुद खाने में बिजी था, अब वो सलोनी को देखने में बिजी हो गया। वो किसी छोटे बच्चे की तरह बाउल से एक एक रसगुल्ला उठाकर बड़े ही चाव से खा रही थी। मम्मा, अनी को भी चाहिए। अचानक आए अनी की आवाज सुनते ही अभय और सलोनी ने उसकी तरफ देखा तो अनी बेहद मासूमी से सलोनी के हाथ में मौजूद रसगुल्ले के उस आखिरी पीस को देख रही थी, जो सलोनी के मुंह में जाकर कभी भी शहीद हो सकता था। इससे पहले सलोनी कुछ कहती, उसके हाथ से रसगुल्ला छीन चुका था। अभय ने सलोनी के हाथ से रसगुल्ला लेकर अनी के मुंह में डाल दिया था और खुद अपनी उंगली पर लगी हल्की सी चाशनी को चाट रहा था। सलोनी हैरानी से कभी अभय अनी तो कभी अपने खाली हाथ को देख रही थी। सलोनी को हैरान परेशान देखकर अभय ने उसकी तरफ देखकर स्माइल पास की, पर सलोनी ने उसी पल गुस्से में उसे घूरा और अपनी जगह से उठ गई। अभय भी अनी को गोद में लिए उठ गया और वो तीनों ही रूम में मौजूद बेसिन के पास गए और अपना अपना हाथ धोकर टिश्यू से पोंछने लगे। मम्मा, क्या अनी अब घर जाएगी? अभय की गोद में मौजूद अनी ने बेहद मासूमी से कहा। अपने पापा से पूछ लो, मुझे नहीं पता, सलोनी ने अनी से कहा और घूरकर अभय को देखा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सलोनी ने गुस्से में ध्यान नहीं दिया और सामने बंद दरवाजे से जोर से टकरा गई। अनी चिल्ला उठी, मम्मा। अभय ने भी आगे बढ़कर सलोनी को थाम लिया। सलोनी ने आंखें बंद की हुई थी और उसका हाथ उसके माथे पर था। अभय ने जैसे ही आगे बढ़कर उसे थामा, सलोनी ने अपना दूसरा हाथ अभय की बाजू में कस के लपेट लिया। अभय के आवाज देने पर एक वेटर वापस आया। दरवाजा खुलते ही अभय फौरन सलोनी को लेकर वहां से चला गया। उसने बिल पे किया और बाहर आकर उसने गाड़ी में पहले सलोनी को बिठाया और खुद अनी को गोद में लिए वो भी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो, अभय ने ड्राइवर से कहा। मैं ठीक हूं, सलोनी ने कहा तो अभय ने बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखा। अब सलोनी का मुंह नहीं खुला और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल में थे। सलोनी चुपचाप से अपनी ड्रेसिंग करवा रही थी। उसके माथे पर हल्की सी चोट उभर आई थी। ड्रेसिंग हो जाने के बाद अभय सलोनी का हाथ थामे हॉस्पिटल से बाहर आ गया। इस दौरान अभय ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अनी अभय की गोद में ही थी और उसके कंधे में सिर टिकाकर वो बेहद मासूमी और उदासी से सलोनी की चोट को देख रही थी। सलोनी ने जब अनी को इतना मायूस देखा तो उसने हल्के से अनी का गाल थपथपाते हुए कहा, ये चोट जल्दी ठीक हो जाएगी बच्चा। मम्मा को दर्द हो रहा है? अनी ने बेहद मासूमी से पूछा। उसने अभय के कंधे से अपना सिर उठा लिया था और अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए सलोनी को देखने लगी। सलोनी ने हल्के से उसका सिर सहला दिया और ना में अपनी गर्दन हिलाई तो अनी मुस्कुरा दी। चलो मम्मा, आइसक्रीम खाएंगे, उससे चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, अनी ने बेहद मासूमी से अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा। सलोनी मुस्कुरा दी। वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आ गए थे। अभय ने सारे गार्ड्स को बाहर ही रोक दिया था। वो सब गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर ने फौरन गाड़ी वहां से निकाल ली। उनसे कुछ दूर पर मौजूद कार में बैठा निहान गुस्से में उन्हें घूरते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया। ये चोट तुम्हें कैसे लगी बेटा? सुगंधा जी और आरती ने परेशान होते हुए सलोनी से पूछा। सलोनी अभय के साथ जस्ट अभी ही घर पहुंची थी। सलोनी ने उन दोनों का हाथ थामते हुए कहा, छोटी सी चोट है दादी, ठीक हो जाएगी। सुगंधा जी और आरती ने सलोनी को बिठा दिया, फिर नौकर से कहकर उसके लिए जूस लाने को कहा। सलोनी उन्हें यूं अपनी फिक्र करते देख हल्के से मुस्कुरा दी और पलकें भी भींग गई उसकी। तभी डोरबेल की आवाज सुनते ही सबने दरवाजे की तरफ देखा। एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो सामने किसी अनजान शख्स की देख उसने हैरानी से कहा, जी आपको किससे मिलना है? मुझे सलोनी से मिलना है। सामने से एक दमदार आवाज आई और आवाज सुनते ही सलोनी की आंखें बड़ी हो गई। वो एकटक दरवाजे की तरफ देखने लगी। सर्वेंट की वजह से वो शख्स ठीक से दिख नहीं रहा था, पर शायद सलोनी उसे पहचानती थी। कुछ पल सोचने के बाद सर्वेंट बीच से हट गया। त्रिवेदी अंकल सलोनी के मुंह से अनायास ही निकला। उसका गला एकदम से सूख गया। वो एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। त्रिवेदी अंकल तेजी से अंदर आए और सलोनी के सामने खड़े हो गए। सलोनी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इतने में ही अभय ने सलोनी को पीछे खींचते हुए मिस्टर त्रिवेदी से कहा, मिस्टर सिंघानिया और मिसेज अभय सिंह राठौर का आप कोई लेना देना नहीं है, तो आप यहां से जा सकते हैं।
मिस्टर त्रिवेदी मिस्टर सिंघानिया के पर्सनल असिस्टेंट थे और अभय उन्हें बेहद अच्छे से जानता था। पापा, सफेद बालों वाले अंकल कौन है? अभय की गोद में चढ़ चुकी अनी ने मासूमी से पूछा। मिस्टर त्रिवेदी ने सबको इग्नोर किया और सलोनी की तरफ रुख करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया की हालत काफी खराब है, उनके पास वक्त नहीं है और वो आखिरी बार अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। सलोनी एक पल के लिए अपनी जगह पर ही जम गई, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ, वो तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे, पर वहां सबसे पहले रिएक्ट अभय ने किया और वो अनी को आरती की गोद में देकर सलोनी के पीछे चला गया। मिस्टर त्रिवेदी भी तेजी से बाहर निकल गए। सलोनी गाड़ी में बैठी ही थी कि तेजी से आता अभय भी उसके साथ बैठ गया। मिस्टर त्रिवेदी भी अपनी गाड़ी में बैठे और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उनके पीछे ही अभय की गाड़ी भी चल पड़ी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से हॉस्पिटल के आगे आकर रुकी। मिस्टर त्रिवेदी तेजी से गाड़ी से बाहर आए और अभय और सलोनी भी गाड़ी से बाहर आ चुके थे। वो तीनों तेजी से हॉस्पिटल में मौजूद प्राइवेट वार्ड की तरफ बढ़ गए। एक रूम के सामने आकर मिस्टर त्रिवेदी रुक गए और उनके साथ ही अभय और सलोनी भी रुक गए। मिस्टर त्रिवेदी ने सलोनी को अंदर जाने का इशारा किया तो सलोनी दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसके पीछे अभय भी अंदर चला गया। उन दोनों के पीछे मिस्टर त्रिवेदी भी थे। सलोनी जैसे ही अंदर आए, सामने बेड पर लेटे अपने पापा को देख मानो वो सब भूल गई। मिस्टर सिंघानिया ने दरवाजे की आवाज सुनते ही अपनी आंखें खोल दी। अपने सामने सलोनी को देख उनके लब हल्के से हिले, उनके फेस पर स्माइल आ गई थी। पापा, सलोनी ने धीरे से कहा, पर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। मिस्टर सिंघानिया ने इशारे से ही सलोनी को अपने पास बुलाया। सलोनी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, तभी अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सलोनी ने अभय की तरफ देखा तो अभय ने अपनी पलकें झपका दी। अभय और सलोनी साथ में ही मिस्टर सिंघानिया के पास आ गए। सलोनी कुछ कहना तो चाहती थी, पर उसके लफ्ज उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। मिस्टर सिंघानिया ने सलोनी को अपने पास बैठने का इशारा किया तो सलोनी उनके पास मौजूद स्टूल पर बैठ गई। मुझे माफ कर दे बेटा, जब तुझे अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तेरा परिवार तेरे साथ नहीं था, मेरी वजह। कहते कहते अचानक मिस्टर सिंघानिया की सांसें मानो उखड़ने लगी। सलोनी एकदम से परेशान हो गई। सलोनी ने मिस्टर सिंघानिया का हाथ थाम लिया और उनका हाथ रफ करते हुए वो परेशानी से कहने लगी, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। मिस्टर त्रिवेदी पहले ही डॉक्टर को बुलाने चले गए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर आए तो सलोनी पीछे हट गई। सलोनी ने अभय का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो अपने पापा को ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। कुछ देर बाद सब एकदम शांत हो गया। मिस्टर सिंघानिया बेहोश थे। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिया था। आप सब प्लीज बाहर चलिए, इन्हें आराम करने दीजिए, डॉक्टर ने कहा तो सब खामोशी से बाहर चले गए। सलोनी अभी भी बार बार मुड़कर मिस्टर सिंघानिया को देख रही थी। बाहर आते ही डॉक्टर ने मिस्टर त्रिवेदी से कहा, देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आप उन्हें ज्यादा स्ट्रेस ना दें, वरना उनके पास जितना समय बचा है वो भी नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाते ही सलोनी मिस्टर त्रिवेदी के सामने आकर खड़ी हो गई। अंकल, पापा को क्या हुआ है? सलोनी लगभग रुवांसा हो गई थी। अभय ने उसके पास आकर उसे संभाल लिया। मिस्टर त्रिवेदी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर सिंघानिया को ब्रेन हेमरेज हुआ है। पहले ही मिसेज सिंघानिया के जाने के बाद उन्हें एक हार्ट अटैक आ चुका है और अब ब्रेन हेमरेज। उनका ऑपरेशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है और उनके ऑपरेशन सक्सेस होने के चांस 0% है। वो आखिरी बार तुम्हें देखना चाहते थे। सलोनी तो जैसे सुन्न हो गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस 2 कदम पीछे हो गई। अभय जल्दी से आगे आया और उसने सलोनी को संभाल लिया। इन सब के बारे में तो अभय भी नहीं जानता था और सलोनी के लिए उसे बुरा लग रहा था। क्या इन सब का जिम्मेदार वो खुद था? अगर वो सलोनी के करीब नहीं जाता तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती और ना ही मिस्टर सिंघानिया उसे घर से बाहर करते। वो अपनी फैमिली के साथ खुश होती। अगर अभय उसकी लाइफ में नहीं आया होता। अभय अब खुद को ही कोस रहा था। सलोनी ने अभय की बाह मजबूती से थाम रखी थी। मम्मा, मम्मा को क्या हुआ था और ये सब कब हुआ? कहते हुए सलोनी के आंसू उसके आंखों से निकलकर गालों पर फिसल गए। मिस्टर त्रिवेदी को भी ये सब बताते हुए बेहद बुरा लग रहा था, क्योंकि सलोनी को अपनी मां के मौत की भी खबर नहीं थी। अगर मिस्टर सिंघानिया अचानक बीमार ना होते तो शायद सलोनी पहले ही सिंघानिया हाउस आ चुकी होती। 3 दिन पहले मिसेज सिंघानिया लंदन से वापस आ रही थी और एयरपोर्ट से घर आते हुए उनकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मिस्टर सिंघानिया तो मिसेज सिंघानिया का वेट कर रहे थे, पर वहां मिसेज सिंघानिया की लाश पहुंची। कहते कहते मिस्टर त्रिवेदी एक पल के लिए रुक गए। जहां वो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे थे, वहां उनकी लाश पाकर वो टूट गए। खुद को संभाल ही नहीं पाए। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें होश आने में काफी वक्त लगा। जब उन्हें होश आया तो उन्हें सबसे पहले अपनी पत्नी का ख्याल आया। वो उस वक्त भी पूरी तरह अपने होश में नहीं थे।
उन्होंने कैसे अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया ये वो खुद ही जानते हैं। उसके दूसरे दिन ही उन्हें फिर दिल का दौरा पड़ा और तब से ये हॉस्पिटल में है। लगातार हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी हालत खराब थी और फिर टेस्ट में इनका ब्रेन हेमरेज भी सामने आया, जिस वजह से अब डॉक्टर का कहना है कि मिस्टर सिंघानिया का बचना नामुमकिन है। फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर त्रिवेदी ने अपनी बात खत्म की तो उसकी नज़र सलोनी पर टिक गई, जो अभय के सीने से लगी बस रोए ही जा रही थी। वो अपने माँ बाप से दूर थी, पर उसे ये यकीन था कि उसके माँ पापा खुश है और एकदम ठीक है, पर अब तो उसका पूरा भरोसा ही टूट गया। सलोनी की पकड़ अभय के सर्ट पर कस चुकी थी। ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उन्हें अकेला छोड़ दिया, कहकर सलोनी और जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुन सभी की ध्यान उन्हीं पर चला गया। अभय सलोनी को चुप कराने लगा पर सलोनी चुप ही नहीं हो रही थी। अभय ने इस वक्त अपना फेस कवर नहीं किया था, जिस वजह से एक लड़की ने उसे पहचान लिया। हे, ये तो एएसआर है। आवाज सुनकर अब सभी की नजर अभय पर पड़ गई, पर वो लोग अभय के पास पहुंचते उसे पहले ही अभय के गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। लेकिन कुछ लोगों ने अभय और सलोनी की साथ में कुछ तस्वीरें ले ली थी। गार्ड ने फौरन सभी से तस्वीरें डिलीट करवा दी, पर निहान पहले ही तस्वीर लेकर वहां से जा चुका था। अभय सलोनी को लेकर बेंच के पास आया और उसे बिठा दिया। एक गार्ड ने पानी से भरा बोतल अभय की तरफ बढ़ा दिया तो अभय ने सलोनी को शांत कर उसे पानी पिला दिया। देखिए, ये हॉस्पिटल है, तो प्लीज थोड़ा शांत रहिए, पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। एक डॉक्टर ने आकर वहां इकट्ठी भीड़ को देखते हुए कहा, तो मौके और जगह को देख सब अपनी अपनी जगह वापस चले गए, पर अभी भी उनकी नजरें बार बार अभय की तरफ ही जा रही थी। शायद वो जानना चाहते थे कि अभय के साथ वो लड़की आखिर थी कौन। कुछ देर बाद डॉक्टर ने त्रिवेदी के सामने आकर कहा, देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि उनके पास काफी कम वक्त है, तो प्लीज अब आप उन्हें कोई स्ट्रेस मत दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर त्रिवेदी ने हामी भर दी। अभय की वजह से हॉस्पिटल में अलग ही क्राउड होने लगा था, जिस वजह से डॉक्टरों की सलाह लेकर रातों रात अभय ने मिस्टर सिंघानिया को दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करवा दिया और जिस फ्लो में मिस्टर सिंघानिया थे वो पूरा फ्लो उसने खाली करवा दिया। दूसरे दिन मिस्टर सिंघानिया की हालत थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई। सलोनी घर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, वही अनी भी घर पर सबको परेशान किए बैठी थी। अभय घर जाता तो कुछ देर बाद वापस भी आ जाता। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत गए। सलोनी हॉस्पिटल से कहीं जा ही नहीं रही थी। आज अभय सलोनी को घर चलने के लिए कह ही रहा था कि तभी आरती अनी को गोद में लिए हॉस्पिटल आई और सीधे अभय के पास आकर रुकी। अनी को देखते ही सलोनी ने उसे अपनी गोद में ले लिया। वो इतने दिन से घर गई ही नहीं थी, जिस वजह से अनी ने पूरा घर सर में उठा लिया था और अब अपने मम्मा पापा को देख उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मम्मा क्यों रो रही है? अनी ने बेहद मासूमी से सलोनी के आंसू पोंछते हुए कहा। सलोनी ने उसी पल अपने आंसू साफ किए और हल्के से मुस्कुरा दी। अनी अपने नानू से मिलेगी? सलोनी ने प्यार से अनी के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तो अनी ने जल्दी से हामी भरते हुए खुशी से कहा, अनी नानू से मिलेगी। सलोनी अनी को लेकर मिस्टर सिंघानिया से मिलने चली गई। मिस्टर सिंघानिया की हालत अभी भी वैसे ही थी, पर फिलहाल अभी जाग भी रहे थे। ज्यादातर दवा की वजह से वो हमेशा सोते ही रहते। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। सामने सलोनी अपनी गोद में अनी को लिए खड़ी थी। सलोनी को देख मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसकी गोद में जो प्यारी सी बच्ची थी उसे भी उन्हें पहचानते देर नहीं लगी कि वो सलोनी की ही बेटी है। अनी बेहद मासूमी से टुकुर टुकुर मिस्टर सिंघानिया को देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। सलोनी मिस्टर सिंघानिया के पास आकर रुकी तो मिस्टर सिंघानिया उठने की कोशिश करने लगे, पर हाथ में लगे ड्रिप की वजह से ये नामुमकिन था। नज और सलोनी ने जल्दी से मिस्टर सिंघानिया को उठने से रोक लिया। ये आप क्या कर रहे हो डैड? सलोनी ने नाराजगी से कहा। मैं बस एक बार अपनी नन्ही सी गुड़िया को अपनी गोद में लेना चाहता हूँ, शायद इसलिए अभी तक जिंदा हूँ। मिस्टर सिंघानिया ने अनी की तरफ देखते हुए बेहद प्यार से कहा। नानू को क्या हुआ मम्मा? अनी जो काफी देर से खामोश थी, आखिरकार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। मिस्टर सिंघानिया की आंखें नम हो गई। वो उस प्यारी सी बच्ची को अपनी गोद में लेना चाहते थे, पर वो उठ नहीं सकते थे। उन्हें अब अपनी इस हालत पर और खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। सलोनी ने वहीं मौजूद स्टूल पर अनी को बिठा दिया। अनी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिस्टर सिंघानिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, नानू को दर्द हो रहा है। मिस्टर सिंघानिया की आंखों में ठहरे हुए आंसू बह निकले और उन्होंने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये देखकर अनी ने मायूस होकर कहा, अनी बड़ी होकर जब डॉक्टर बन जाएगी ना, तब देखना अनी नानू को दर्द होने नहीं देगी। अनी ने कहा तो मिस्टर सिंघानिया के लब मुस्कुरा उठे। उन्होंने प्यार से अपना हाथ उठाकर अनी के सिर पर रख दिया तो अनी चमकती आंखें लिए मुस्कुरा उठी। वो मासूमी से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए अपने नानू को देखने लगी। मिस्टर सिंघानिया ने दोबारा उठने की कोशिश की तो सलोनी और नज ने उन्हें रोक दिया। मिस्टर सिंघानिया ने आस भरी नजरों से सलोनी की तरफ देखा। उनकी धड़कन अचानक एकदम से तेज हो गई और सांसें ऊपर नीचे होने लगी। ये देखकर सलोनी परेशान हो गई।
डॉक्टर कहते हुए नर्स तेजी से बाहर गई। नानू को क्या हुआ कहकर अनी मासूमी से अपने नानू को देखने लगी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके नानू ने अपने सीने में हाथ रख लिया। सलोनी भी तेजी से बाहर निकल गई। वहीं अनी स्टूल के सहारे बेड पर आई और उसने अपने नानू के सीने पर हाथ रख दिया। उसे लगा कि वहां उसके नानू को दर्द हो रहा है तो उसने वहां हाथ रख दिया। मिस्टर सिंघानिया ने अनी का हाथ पर अपना दूसरा हाथ भी रख दिया। उसी पल जैसे उनकी दुनिया थम गई और उनकी सांसें भी। नानू अनी ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उन्हें आवाज दी, पर अब उसके नानू उसे नहीं सुन सकते थे। तभी सलोनी, अभय, मिस्टर त्रिवेदी के साथ साथ नर्स और डॉक्टर भी वहां आ गए। डॉक्टर ने तेजी से जाकर चेक किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अनी अभी भी वहीं बैठी टुकुर टुकुर अपने नानू को देख रही थी। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने मायूसी से कहा और वहां से चले गए। सलोनी एकदम से 2 कदम पीछे हो गई तो पीछे खड़े अभय ने तुरंत उसे संभाल लिया। सलोनी ने पलटकर अभय की कमर पकड़ ली और उसके सीने से लग के रोने लगी। अनी अपने नानू के पास बैठी मासूमी से कभी अपने नाना को देखती तो कभी अपनी माँ को, जो रो रही थी। नानू, मम्मा रो रही है। अनी ने मासूमी से अपना हाथ अपने नानू के हाथ के नीचे से निकालते हुए कहा, फिर झट से बेड से कूदी। मम्मा, अनी की चीख निकल गई, क्योंकि वो बेड से नीचे कूदते वक्त गिर गई थी। सलोनी और अभय जल्दी से अनी के पास आए और अभय ने अनी को अपनी गोद में उठा लिया। पापा देखो ना, नानू को क्या हो गया? अनी ने बेहद मासूमी से अपने नानू की तरफ इशारा किया तो सलोनी ने अपने होंठों को आपस में भींच लिया। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। नर्स ने मिस्टर सिंघानिया की बॉडी को सफेद कपड़े से कवर कर दिया। नानू सो गए? अनी ने अपने नानू की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बेटा, नानू सो गए, अभय ने कहा तो अनी ने मासूमी से अभय की तरफ देखते हुए कहा, नानू अनी के साथ कब खेलेंगे? अभय के पास कोई जवाब नहीं था। वो क्या ही कहता। मिस्टर सिंघानिया का अंतिम संस्कार अभय ने खुद अपने हाथों से किया। मान की शादी थी, सारे कार्ड्स बच चुके थे, इसलिए शादी कैंसल नहीं हुई। पर अभय और सलोनी शादी में नहीं गए। अपनी मां को उदास देख अनी को समझ ही नहीं आता था कि आखिर उसकी मां इतनी सैड क्यों है। पर अभय हर बार उसे ये कहकर मना लेता कि मम्मा की तबीयत खराब है। अभय सोफे पर बैठा ही था कि इतने में ही उसका फोन बज उठा। अभय ने फोन की तरफ एक नजर देखा तो कॉल मान का था। अभय ने कॉल रिसीव किया ही था कि इतने में ही ना जाने कहां से अनी दौड़ते हुए आई और उसने अभय की बाह पकड़ ली। पापा, मम्मा को हॉस्पिटल ले चलो, जब तो मम्मा ठीक हो के अनी से बात करेगी। अनी ने अभय की बाह को जोर से हिलाते हुए कहा। अभय ने अनी को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी तरफ देखकर उसने उसे एक स्माइल दी, जिसका मतलब था कि अभय ने अनी की बात मान ली है। इसके बाद अनी एकदम चुप हो गई। हाँ मान बोलो, अनी के चुप होते ही अभय ने फोन कान से लगाते हुए कहा। सर, क्या आपने आज का न्यूज देखा? सामने से मान की आवाज आए। क्यों, क्या है न्यूज में? कहते हुए अभय ने सामने मौजूद टेबल पर पड़ा रिमोट उठा लिया और टीवी ऑन कर दिया। सर, वो न्यूज में आपके और सलोनी मैम के बारे में। इससे पहले मान अपनी बात पूरी कहता सामने से अभय ने कॉल एंड कर दिया। मान ने कुछ पल अपने हाथ में मौजूद फोन को घूरा, फिर ना में सिर हिला दिया। टीवी पर सलोनी और अभय की तस्वीरें फ्लैश हो रही थी और नीचे ना जाने क्या क्या बकवास लिखा हुआ था। अभय की नजर जैसे ही नीचे लिखे शब्दों पर पड़ी, उसका पारा हाई हो गया। सलोनी को उसकी रखेल कहा जा रहा था। इन सब में फ्रेम सलोनी को किया गया था। ज्यादातर उसी के चेहरे पर फोकस था। देखकर ही पता चल रहा था कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। अभय ने दोबारा मान का नंबर डायल किया। मान ने भी एक रिंग में ही कॉल रिसीव कर लिया, मानो वो अभय के ही कॉल का वेट कर रहा था। टीम से कांटेक्ट करो, आज के आज ये न्यूज हट जानी चाहिए, अभय ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा और कॉल एंड कर दिया। कॉल के एंड होते ही मान अपने काम में लग गया तो वहीं अभय ने गुस्से में टीवी बंद कर दिया। मम्मा, अनी ने खुशी से कहा। अनी की आवाज सुनते ही अभय की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत पलटकर देखा तो सामने आंखों में आंसू लिए सलोनी खड़ी थी। शायद वो बहुत पहले से वहां खड़ी थी। सलोनी, अभय ने कुछ कहना चाहा, पर सलोनी उसी पल मुड़ी और सीढ़ियों से होते हुए वो तेज कदमों से अपने रूम में चली गई। उतनी ही फुर्ती से अभय भी सोफे से उठा था, पर अनी की वजह से वो सलोनी को रोक नहीं पाया। मम्मा क्यों चली गई पापा? अनी ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा। आप यहां बैठो, पापा मम्मा को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अनी को सोफे पर बिठाकर हल्की स्माइल के साथ अभय ने कहा और वहां से सीधे सलोनी के पास चला गया। अनी वहीं बैठी मासूमी से अपने पापा को वहां से जाते हुए देख रही थी। सलोनी बेड पर खामोशी से बैठी थी जब अभय रूम में आया। अभय आकर सलोनी के बगल में बैठ गया और उसने सलोनी का हाथ पकड़ लिया। सलोनी ने एक नजर अभय की तरफ देखा, फिर फौरन ही उसने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। वो न्यूज हट जाएगी, अभय ने इतना कहा ही था कि सलोनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम भी मुझे अपनी रखैल समझते हो? अभय की पकड़ सलोनी के हाथों में कस गई। वो गुस्से से सलोनी को घूर रहा था, जबकि अपनी बात कहने के बाद सलोनी ने अभय पर से अपनी नजरें फेर ली थी।
अभय की पकड़ अपने हाथ में कसती महसूस करते ही सलोनी ने एक बार फिर से अभय की तरफ देखा। अभय का गुस्से से भरा चेहरा देखकर एक पल के लिए तो वो भी डर गई थी। वो खुद को अभय की पकड़ से छुड़ाने लगी पर इसमें वो नाकाम ही रही। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अभय ने बेहद गुस्से से कहा। अभय को इतने गुस्से में देखकर सलोनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या गलत कहा मैंने? वो तुम ही थे जिसे मैं नहीं चाहिए थी, वो तुम ही थे जिसने अपने ही बच्चे को मारने का फरमान सुना दिया। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम अनी को अपनी बेटी ना मानो। सलोनी अभी और भी कुछ कहती पर उससे पहले ही अपने गुस्से को दबाए रखे अभय ने सलोनी की गर्दन पकड़ ली और सलोनी का मुंह खुला रह गया। उसके शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। आइंदा ऐसी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अभय ने सलोनी को झटके से छोड़ दिया और तेजी से वहां से बाहर चला गया। सलोनी नम आंखों से बस उसे जाते हुए देखते ही रह गई। मम्मा क्यों नहीं आई पापा? अनी ने अभय से पूछा, जो अभी अभी उसकी बगल में आकर बैठा था। मम्मा के सिर में दर्द है बेटा, वो अभी नहीं आएगी, अभय ने अनी के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। अभय की बात सुनते ही अनी सोफे से कूदकर नीचे उतर गई। क्या कर रही हो बच्चा, गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी, अभय ने कहा। पर अनी बिना अभय की बात सुने ही वहां से तेजी से भाग गई। अभय बस अनी को सलोनी के रूम में जाते देखता ही रहा। फिर अपनी नजरें हटाकर उसने मान को कॉल किया। काम हुआ। मान के कॉल अटेंड करते ही अभय ने उससे पूछा, कोई हलवा है जो 10 मिनट में हो जाएगा? मान ने मन ही मन कहा। बहरे हो गए हो या तुम्हें अब इस जॉब की जरूरत नहीं? अभय ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मान से कहा। मान ने हड़बड़ाकर जल्दी से कहा, हाँ हो जाएगा सर, जल्दी करो। इतना कहकर अभय ने गुस्से में कॉल एंड कर दिया। अभय के कॉल कट करते ही मान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर वो खुद किसी को कॉल करने लगा। सलोनी खामोशी से बेड पर बैठी थी। जब अनी रूम में आए, अनी के आने का आभास सलोनी को हुआ ही नहीं। वो अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। अनी अपने नन्हे कदमों से बेड के पास आई और थोड़ी बहुत कोशिश के बाद आखिर वो बेड पर चढ़ ही गई। बेड पर चढ़ने के बाद अनी सलोनी के पास आई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो सलोनी का सिर दबाने लगी। अनी के अचानक की गई इस हरकत से एक पल के लिए सलोनी चौंक गई, पर अगले ही पल उसके फेस पर स्माइल और आंखों में नमी आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर अनी को पकड़ा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अनी ने मासूमी से सलोनी के चेहरे की तरफ देखते हुए बेहद प्यार से पूछा, मम्मा को ज्यादा पेन हो रहा है? सलोनी ने अनी को अपने गले से लगा लिया और उसके सिर को प्यार से चूमते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं बच्चा, मम्मा को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। सलोनी की बात सुन अनी हल्के से मुस्कुराई। फिर चलो ना मम्मा अनी के साथ लंच करने, दादी और बिग दादी अनी का वेट कर रही है, अनी ने कहा तो सलोनी उसे मना ना कर पाए। अनी सलोनी का हाथ थामे हॉल में आए और फिर डाइनिंग टेबल में जाकर सबके साथ उसे बिठा दिया। अभय ने एक नज़र सलोनी को देखा, फिर उसने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। रात के करीब 2 बज रहे थे जब निहान एक क्लब से बाहर आया। वो नशे में धुत मुस्कुराता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ा, पर वहां अपने ड्राइवर को ना पाकर उसे गुस्सा आ गया। उसने अपना फोन निकाला और इससे पहले वो किसी का नंबर डायल करता किसी ने पीछे से उसके सिर पर किसी चीज से वार कर दिया और नशे में होने की वजह से निहान ने तुरंत अपना होश खो दिया और वो वहीं जमीन पर बेसुध सा गिर गया। निहान के गिरते ही डंडा लेकर खड़े मान ने एक चैन की सांस ली और उसे घूरते हुए बोला, बेवड़ा कहीं का, मेरे पूरे 3 घंटे बर्बाद कर दिए, बार के बंद होने पर पीने की क्या जरूरत थी? कहते हुए मान ने उसे एक लात मारा और फिर अपने साथ में खड़े 2 आदमियों को उसे उठाने का इशारा किया। इशारा पाते ही उन दोनों आदमियों ने निहान को उठाया और एक गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। मान भी जाकर उसी गाड़ी में बैठ गया और वो दोनों आदमी भी। 4 दिन बीत चुके थे और निहान के ना मिलने की वजह से उसके डैड मिस्टर बंसल काफी परेशान हो चुके थे। पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी, पर उसका कहीं कोई पता नहीं था। डिनर के बाद जब सब सो गए तो अभय ने अपना फोन लिया और रूम से बाहर जाने लगा। रूम का दरवाजा धीरे से बंद करके वो पलटा ही था कि अपने सामने सलोनी को देखकर वो चौंक गया। फिर अगले ही पल वो नाराजगी से बोला, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी रात को? सलोनी ने अभय को शक की नजरों से देखते हुए कहा। तुमसे मतलब, जाओ जाकर सो जाओ, अभय ने सलोनी को घूरते हुए कहा और उसे साइड कर वहां से जाने लगा। पर अगले ही पल सलोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे सच जानना है अभय, तुम इस समय रोज कहाँ जाते हो कहीं तुम? सलोनी अपनी गहरी नजरों से अभय को देखते हुए बोल रही थी। जब अभय ने गुस्से में उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाया, स्टॉप इट, कुछ भी बकवास मत करो समझी, अभय ने गुस्से में कहा, पर उसकी आवाज तेज नहीं थी। बकवास नहीं, सच है, तो बताओ कहाँ जा रहे हो अपना दिल बहलाने? सलोनी ने भी उतने ही गुस्से में कहा, पर उसकी आवाज तेज थी। अभय ने उसी पल उसका हाथ पकड़ा और खींचकर उसे अपने रूम में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। सलोनी का ध्यान तो बस अपना हाथ छुड़ाने पर ही था। जब उसने दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी तो अपनी नजरें उठाकर उसने अभय की तरफ देखा। तुम्हारी जबान ज्यादा ही तेज हो गई है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अगर मुझे अपना दिल बहलाना होता
तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन तुम हो, कहते हुए अभय जैसे ही उसके करीब हुआ, सलोनी ने गुस्से में अपना चेहरा फेर लिया। वो कुछ दिनों से अपने मॉम डैड की मौत की वजह से काफी परेशान थी, जो अब अभय की वजह से परेशान रहने लगी थी। आधी रात को सबके सोने के बाद चुपके से उसका घर से बाहर जाना सलोनी के मन में शक पैदा कर रहा था। चाहे उनका रिश्ता कैसा भी हो, वो किसी और के साथ अभय को सोच ही नहीं सकती थी। सलोनी की हरकत देख अभय हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने सलोनी को गुस्से में खुद से दूर किया और तेजी से रूम से बाहर चला गया। सलोनी हैरानी से जाते हुए अभय को देखती ही रह गई, पर अगले ही पल उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे, मानो अभय सच में किसी और से मिलने जा रहा हो। वो तेजी से अभय के पीछे जाने के लिए निकल गई। अभय बाहर गार्ड से कुछ बात कर रहा था। शायद उसे शक था कि सलोनी उसके पीछे आए, इसलिए वो गार्ड्स को वार्न कर रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी उसके सामने ला दी थी। सलोनी जो अब तक बाहर आ गई थी, बाहर इतने गार्ड्स देखकर वो अपनी जगह पर ही ठहर गई, पर जैसे ही उसकी नजर अभय की गाड़ी पर पड़ी वो तेजी से आगे बढ़ी और बिना किसी की नजर में आए वो जल्दी से अभय की गाड़ी के डिक्की में छिप गई। अभय ने गार्ड्स को वापस अपनी जगह पर जाने के लिए कहा और खुद अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। अभय ने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को इशारा किया। इशारा पाते ही ड्राइवर ने गाड़ी वहां से निकाल ली। डिक्की में छुपी हुई सलोनी की हालत तो आधे रास्ते में ही खराब हो गई। उसे अब उस बंद जगह में घुटन हो रही थी और गाड़ी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद जब गाड़ी रुकी तो जैसे सलोनी की जान में जान आए। दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज सुनने के बाद सलोनी ने डिक्की खोली और जल्दी से बाहर निकल गई। सलोनी ने जैसे ही अपनी नजरें उठाई तो सामने अभय को देखते ही वो एकदम से लड़खड़ा गई। अभय ने सलोनी को जल्दी से थाम लिया। सलोनी ने डर की वजह से अपना थूक निगल लिया था। उसने अभय की तरफ देखा तो वो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। सलोनी जल्दी से सीधी खड़ी हो गई और खुद को नॉर्मल कर उसने आसपास देखा तो वो इस वक्त अभय के फार्म हाउस में थी, जिसके बारे में उसे दादी से पता चला था। अभय की नजरें सलोनी पर ही टिकी हुई थी, जो इधर उधर देख रही थी। जब सलोनी ने अभय की तरफ नहीं देखा तो अभय ने गुस्से में उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करते हुए नाराजगी से कहा, तुम मेरे पीछे यहाँ क्या जानने आए हो? यही कि तुम अभी किसके साथ हो? सलोनी ने भी अभय की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। अभय की भवें इकट्ठी हो गई। उसने सलोनी को छोड़ते हुए कहा, जाओ देखो जाकर। सलोनी कुछ पल अभय को घूरती रही, फिर वो फौरन अपना शक दूर करने फार्म हाउस के अंदर चली गई। ये फार्म हाउस अभय के घर से काफी दूर था। वो ज्यादा बड़ा था और ना ही छोटा, इसलिए सलोनी आसानी से हर कमरे में बारी बारी से देख रही थी। वहां कुल 4 कमरे थे और सलोनी अब तक 3 कमरे चेक कर चुकी थी। वो चौथे कमरे के पास पहुंची ही थी कि तभी अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब जब तुम देख चुकी हो कि यहाँ कोई नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे कुछ देर अकेले रहना है, अभय ने कहा तो सलोनी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, वैसे भी मुझे ये जगह काफी पसंद आई है और आज रात मैं यहीं सोने वाली हूँ। अभय ने वापस से सलोनी का हाथ पकड़कर झटके से उसे अपने करीब खींच लिया, जिस वजह से सलोनी एकदम से अभय के सीने से जा लगी। सलोनी ने अभय के सीने से अपना सिर निकालकर अभय की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। अभय ने सलोनी को अपनी बाहों में कस लिया। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है यहाँ सोने का, तुम अपना फैसला बदल भी सकती हो, अभय ने अपनी उंगलियों से सलोनी के शॉर्ट टॉप को ऊपर की तरफ सरकाते हुए कहा, ताकि मेरे जाने के बाद तुम अपनी किसी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लो। सलोनी ने अभय की बाहों में कसमसाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम अपने लिए खुद ही मुसीबत मोड़ ले रही हो? अभय ने कहा तो सलोनी एक पल के लिए चुप उसकी आंखों में देखती रही। ठीक है, मैं ये मुसीबत खुद पर लेने के लिए तैयार हूँ। सलोनी के इस जवाब पर अभय ने गुस्से में उसे घूरते हुए छोड़ दिया और वहीं एक रूम में चला गया। सलोनी भी तेजी से उसके पीछे गई, पर इससे पहले वो रूम में इंटर होती अभय ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। सलोनी ने अपनी आंखें सिकोड़कर कुछ पल दरवाजे को घूरा, फिर वही दरवाजे पर ही बैठ गई। उसने अपनी नाइटी की शॉर्ट टॉप की शॉर्ट पॉकेट से अपना फोन निकाला और निधि को कॉल कर दिया। मान रूम में आया तो वहां हल्की रोशनी वाली बल्ब जल रही थी। मान ने हल्की रोशनी में बेड पर सोई निधि को देखा और उसके पास जाकर लेट गया। वो हौले से उसके करीब हुआ और उसने निधि को अपनी बाहों में भर लिया। आज तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, निधि ने चीढ़कर मान से कहा और उसे खुद से दूर कर दिया। मान ने वापस निधि को अपनी बाहों में भर लिया। शादी के इतने टाइम बाद चैन से तुम्हारे करीब आया हूं, कम से कम आज ये नाराजगी छोड़ दो प्लीज, मान ने थके लहजे में कहा तो निधि चुप हो गई और फिर उसने अपने कमर में मौजूद मान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मान के होंठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और निधि के भी। मान ने निधि को कस के अपनी बाहों में भींच लिया और उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, सॉरी निधि, पर तुम जानती हो ना मैंने कभी तुम्हें जानबूझकर इग्नोर नहीं किया। यू नो ना हाउ मच आई लव यू, कहते हुए मान निधि की गर्दन पर अपने होंठ फेर रहा था। निधि ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और उसकी पकड़ मान के हाथ पर कस गई। मान ने अगले ही पल निधि को अपनी तरफ घुमाया और कुछ पल खामोशी, उस हल्की सी रोशनी में उसका चेहरा देखने के बाद उसने अपने होंठ निधि के होंठों पर रख दिए।
निधि ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी, पर अगले ही पल उसने झटके से अपनी आंखें खोली और मान को खुद से दूर धकेल दिया, क्योंकि उसका फोन बज रहा था। मान ने नाराजगी से निधि की तरफ देखा तो निधि ने अपने कान पकड़ लिए और फोन को स्क्रीन उसे दिखा दी, जिस पर सलोनी का नाम फ्लैश हो रहा था। इन दोनों पति पत्नी की वजह से हमारा रोमांस भी आधा अधूरा रह जाता है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए मान ने अपना तकिया और ब्लैंकेट लिया और रूम से बाहर चला गया। निधि पलकें झपकाते हुए उसे देखती ही रह गई। उसे होश तब आया जब उसका फोन दोबारा बजा। निधि ने कॉल रिसीव किया, वैसे ही सामने से सलोनी की आवाज आए। क्या कर रही है, सो गई थी क्या को? तूने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया? नहीं, वो निधि कुछ कहती उससे पहले ही सलोनी बोल पड़ी। हाँ, तो कहाँ से सोने लगी? मेरा पति जो खुद मुझसे दूर रहता और दूसरे के पतियों को भी उनकी पत्नियों से दूर रखता है। अच्छा, ये सब छोड़, चल ना ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, मुझे नींद। सलोनी की आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई। जब उसने महसूस किया कि उसके बगल में कोई बैठा है, उसने हल्के से अपनी गर्दन घुमाई तो उसके बगल में बैठा अभय उसे ही घूर रहा है। वो तो निधि के साथ बस टाइम पास कर रही थी, उसे क्या पता था कि अभय उसे सुन रहा होगा। उसने मन ही मन खुद को कोसा और वहां से उठने लगी, पर अभय ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया, जिस वजह से वो सीधे अभय की बाहों में जा गिरी और उसका फोन उससे दूर छिटक कर गिरकर बंद हो गया। फोन के कट होने पर निधि ने कुछ पल फोन को घूरा, फिर अपना सिर झटक कर वो बेड से नीचे उतर गई। वो रूम से बाहर गई और इधर उधर देखने लगी। घर पर सब सो चुके थे। ये देख निधि तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर चली गई। छत की एक तरफ एक झूला लगा था, जिस पर तकिया लगाए मान सो रहा था या सोने की कोशिश कर रहा था। निधि उसके पास जाकर बैठ गई। ये महसूस करते ही मान ने अपनी आंखें बंद कर ली। मान के इस रिएक्शन से निधि ने अजीब सा मुंह बना लिया। फिर उसे एक शरारत सूझी तो वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे कुछ मिला ही नहीं। फिर कुछ सोचकर उसने अपने आंचल के कोने को मोड़ा और उसे पतला कर वो मान के कान में गुदगुदी करने लगी। मान जैसे ही अपने हाथ कान के पास लाता, निधि झट से अपना हाथ खींच लेती। काफी टाइम तक ये सब चलता रहा। फिर मान ने अपना हाथ कान के पास ले जाना छोड़ दिया। मान के ऐसा करने से निधि का ध्यान भटक गया और वो मान के चेहरे को देखने लगी। उसकी आंखें बंद थी। निधि अभी मान को देख ही रही थी कि तभी अचानक से मान ने रिएक्ट किया और झट से उसकी कलाई पकड़ ली। निधि पहले तो हैरान हुई, फिर उसने अपना मुंह बना लिया। निधि के इस एक्सप्रेशन ने मान के होंठों पर मुस्कान ला दी। मान ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद निधि धीरे से बोली, मान रूम में चले। मान ने निधि को खुद से दूर किया और झूले से उतरकर उसने निधि को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, पूछो मत मेरी जान, ऑर्डर दो। मान के ऐसे कहने से निधि मुस्कुरा कर रह गई। मान निधि की अपनी बाहों में उठाए रूम की तरफ बढ़ गया और कुछ ही देर में उसके रूम के अंदर से लॉक होने की आवाज आई। अभय की गोद में सिकुड़ी सलोनी अभय को ही देख रही थी। अभय ने अपना चेहरा सलोनी के करीब किया, तब भी सलोनी बिना पलके झपकाए उसे ही देख रही थी। अभय ने अपने होंठ सलोनी के होंठों के एकदम करीब कर दिया। अब की बार सलोनी की पलकें बंद हो चुकी थी। अभय कुछ पल उसकी बंद पलकों और उसके हल्के हिलते होंठों को देखता रहा। फिर अगले ही पल उसने अपना थूक निगलते हुए अपनी पलकें एक पल के लिए बंद की। सलोनी जो आंखें बंद किए थी, अचानक ही उसे अपनी गर्दन पर अभय की गहरी और गर्म सांसें महसूस हुई और उसके अगले ही पल उसके शब्द उसके कानों से टकराए, कल तैयार रहना, मैं पब्लिकली तुम्हें अपनी वाइफ अनाउंस करने वाला हूं। कहने के साथ ही अभय ने सलोनी के कान के पास हल्के से चूम लिया। अभय की बात सुनते ही सलोनी ने झट से अपनी आंखें खोल ली और एकटक अभय को देखने लगी। अभय ने कब उसे अपनी गोद से नीचे उतार दिया उसे पता ही नहीं चला। अभय उठा और वापस अपने रूम में चला गया। सलोनी अभी भी वैसे ही बैठी थी जब फिर से उसके कानों में अभय की आवाज पड़ी, सोना है या रात भर वहीं बैठी रहोगी। अभय की आवाज सुनने के बाद भी जब सलोनी अपनी जगह से नहीं हिली तो अभय ने दोबारा कहा, अगर वहीं रहना है तो ठीक है, मैं रूम अंदर से लॉक कर रहा हूं, तुम रहो अकेले, क्योंकि अब सारे सर्वेंट्स भी जा चुके हैं और यहाँ गार्ड्स नहीं है, पर आसपास जंगली भालू देखा गया है। कहते हुए अभय दरवाजे के पास आ गया, पर उसने जैसे ही दरवाजा बंद करना चाहा, सलोनी उसे धकेल के अंदर घुस गई। सलोनी की इस हरकत पर अभय के होंठों पर स्माइल आ गई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया और पलटकर सलोनी की तरफ देखा जो बेड पर लेटी खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रही थी। अभय ने रूम अंदर से लॉक किया और सलोनी की तरफ वापस पलट गया, जो सर से पांव तक खुद को ढके बेड पर लुढ़की हुई थी। अभय के कदम उसकी तरफ ही बढ़ गए। सलोनी को अभय के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी मुट्ठियों में ब्लैंकेट के सिरे को मजबूती से पकड़ लिया। अभय सलोनी के नजदीक आया और उसने झटके से सलोनी के ऊपर से ब्लैंकेट खींच लिया। सलोनी एकदम से उठ बैठी और अभय को घूरने लगी। अभय ने सलोनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और जाकर उसके बगल में लेट गया और खुद को उसने पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। अभय की इस हरकत से सलोनी का मुंह खुला का खुला ही रह गया, पर अभय को तो मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वहीं सलोनी अभी भी हैरानी से अभय को घूर रही थी। उसे होश तब आया जब अभय ने उससे लाइट्स ऑफ करने के लिए कहा।
अभय के ऐसे ऑर्डर देने की वजह से सलोनी चिढ़ गई और उसने उसके पीठ पर अपने दोनों पैर रखे और वैसी तिरछी बेड पर लेटते हुए बोली, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं समझे, खुद जाकर लाइट्स बंद करो। अभय ने खुद पर से ब्लैंकेट हटाया और उसी पल सलोनी के पैर भी उसने खुद पर से हटाकर उसे ही अपने करीब खींच लिया। तुम फिर से मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? अभय ने सलोनी के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। तुम हो रहे हो, सलोनी ने भी उसी टोन में जवाब दिया। अभय कुछ पल सलोनी को देखता रहा, फिर बेड के बगल में लगे स्विच को ऑफ कर दिया जिससे पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। इतना अंधेरा? सलोनी ने आसपास देखते हुए कहा, तो अभय ने उसके करीब जाकर दूसरी स्विच ऑन कर दी जिससे रूम में हल्की नीली रोशनी फैल गई। वाव, सो रोमांटिक, सलोनी ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। छत पर छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे। वहां का माहौल ऐसा था मानो वो लोग खुले आसमान के नीचे हो। अभय ने कुछ पल सलोनी को एकटक देखा, फिर आराम से लेटते हुए बोला, अब अपना मुंह बंद करके सो जाओ। उसकी बात सुनकर सलोनी का मुंह बन गया। और ना सोऊं तो? सलोनी ने चीढ़ कर कहा। तुम्हारी मर्जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, अभय ने कहा और करवट लेकर लेट गया। तुम इतनी दूर सोने आते हो? सलोनी ने हैरानी से पूछा। इतनी रात को लोग सोते हैं पर तुम जैसे लोग तांडव करते हैं, अभय ने शांति से कहा। पर सलोनी ने चीढ़कर गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपना हाथ उसका गला दबाने के लिए बढ़ा दिया। उसका हाथ अभी अभय के करीब पहुंचा ही था कि उसी पल अभय ने भी पलटकर उसे देखा और उसकी इस हरकत पर ने अभय की आंखें छोटी हो गई। तुम मुझे मारना चाहती हो? अभय ने सलोनी को घूरते हुए कहा। नहीं तो? सलोनी ने अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहा। फिर उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए, पर अब की बार अभय ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सलोनी चाहकर भी नहीं हिल सकती थी। सलोनी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बाहें भी अभय के इर्द गिर्द थी। कुछ ही देर में सलोनी गहरी नींद में सो चुकी थी। ये महसूस करते ही अभय ने अपनी आंखें खोल ली और सलोनी की तरफ देखा जो आराम से उससे लिपटी सो रही थी। हल्का सा सिर नीचे करके अभय ने उसका माथा चूम लिया और उसे अच्छे से सुला के खुद बेड से उतर गए। उसने एक नज़र फिर सोई हुई सलोनी पर डाली और फिर रूम से बाहर चला गया। अभय के कदम उस रूम के सामने जाकर रुके, जो रूम सलोनी ने खोलकर देखा ही नहीं था। अभय ने दरवाजा खोला और अंदर गया। वो रूम पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, पर अभय ने जैसे ही रूम में कदम रखा, रूम की लाइट्स ऑन हो गई। सामने कुर्सी पर बंधा निहान बेजान सा पड़ा था और उसके अगल बगल में दो हटे कट्टे मुस्टंडे खड़े थे। अभय ने निहान की हालत देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कल की पड़ी मार से निहान को अब तक होश नहीं आया था। इसे ले जाकर इसके घर के सामने फेंक दो, अभय ने उन दो आदमियों से कहा जो उसके सामने सिर झुकाए खड़े हुए थे। उन दोनों आदमियों ने अपना सिर हिला दिया और निहान को कुर्सी से नीचे गिरा दिया। अभय वहीं खड़ा था जब वो दोनों आदमी निहान को घसीटते हुए ले जा रहे थे। निहान अभी भी बेजान सा पड़ा था। जब वो दोनों आदमी अभय की आंखों के सामने से ओझल हो गए तो अभय वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में आकर अभय ने फिर से सलोनी को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह के करीब 6 बज रहे थे जब निधि की आंख खुली। उसने अपनी पलकों को झपकाते हुए अपने बगल में सोए मान की तरफ देखा, जो सुकून से उसे अपनी बाहों में समेटे हुए सो रहा था। निधि ने खुद को मान से छुड़ाने की कोशिश की। इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि मान ने उस पर अपनी पकड़ और कस दी। निधि कसमसा कर रह गई। उसने फिर से मान के चेहरे पर नजर डाली तो वो अभी भी सो रहा था। निधि कुछ पल उसे घूरती रही, तभी मान की पलकों पर हल्के से हरकत हुई, जिसे देख अनायास ही निधि के लब मुस्कुरा उठे और उसने आगे बढ़कर मान की हल्की हिलती पलकों को चूम लिया। निधि की इस हरकत ने मान के होंठों पर स्माइल ला दी और उसकी पकड़ निधि पर हल्की हो गई। मान की पकड़ ढीली पड़ती देख निधि ने झट से उसे खुद से दूर किया और बेड से नीचे कूद गई। मान ने उसी पल अपनी आंखें खोली और एकटक निधि को देखने लगा। निधि ने जीभ दिखाकर मान को चिढ़ाया और तेजी से कबर्ड के पास जाकर वो अपने कपड़े निकालने लगी। निधि ने एक साड़ी निकाल ली और कबर्ड बंद किया। तभी अपनी कमर पर छुवन महसूस करते ही वो एकदम से पलट गई। निधि जैसे ही पलटी उसके सामने मान का हैंडसम सा चेहरा आ गया। मान ने निधि के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, कितनी बार कहा है, मेरी मॉर्निंग किस मिस नहीं होनी चाहिए। मान की बात सुनकर निधि ने मुंह बनाया। उसी पल मान ने आगे बढ़कर उसके बनते बिगड़ते हुए होंठों को अपने होंठों से शांत कर दिया। निधि की आंखें एकदम से बंद हो गई और उसके दोनों हाथ मान की गर्दन पर लिपट गए और वो दोनों ही एक दूसरे को शिद्दत से चूमने लगे। वो दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे में गुम इस पल को जी रहे थे जब मान के फोन की बजती रिंगटोन ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। मान जल्दी से निधि से दूर हुआ और अपना फोन ढूंढने लगा, क्योंकि उसे पता था इस समय उसके बॉस के सिवाय उसे कोई भी कॉल नहीं कर सकता। निधि ने कुछ पल मान को घूर कर देखा, फिर गुस्से में मुंह फुलाए वो वहां से चली गई। फोन हाथ में आते ही मान ने झट से कॉल रिसीव करके कान में लगा लिया। एक फोन उठाने में इतना समय मान के कॉल रिसीव करते ही सामने से अभय की गुस्से से भरी आवाज उभरी।
सर सॉरी सर, वो अकूली मान अभी कह ही रहा था कि इतने में ही उसे अभय ने टोकते हुए कहा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो। इतना कहकर अभय ने कॉल एंड कर दिया। मान ने मन ही मन अभय को 2-4 गालियां दी और फिर कबर्ड की तरफ देखा, जहां से निधि अब नदारद थी। मान ने अपना सिर झटका और फ्रेश होने चला गया। सुबह जब मिस्टर बंसल घर से बाहर निकले तो अचानक ही उनकी नजर बेजान से पड़े निहान पर पड़ी, जो वहीं घर की दीवार से चिपका जमीन पर उगे कुछ घास पर पड़ा हुआ था। मिस्टर बंसल तो अपने बेटे की ये हालत देख तड़प उठे। उसने जल्दी से गार्ड्स को आवाज दी। मिस्टर बंसल की आवाज सुनते ही गार्ड्स तेजी से उनके पास आए, पर उनकी नजरों का पीछा करते हुए जब उन गार्ड्स ने निहान को देखा तो उन्होंने जल्दी से रिएक्ट किया और उसके पास जाकर उसे हिलाकर देखने लगे, पर वो तो बेजान सा पड़ा था। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी और निहान को अंदर ले चलो, मिस्टर बंसल ने गार्ड्स पर गुस्सा करते हुए कहा तो गार्ड्स ने फौरन मिलकर निहान को उठा लिया और घर की तरफ बढ़ गए। सुबह के 10 बज रहे थे। सलोनी जब नींद से जागी तो अभय उसके पास में नहीं था। ये देखकर वो झट से उठ बैठी। अभय को ना पाकर वो जल्दी से बेड से नीचे उतरी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकली। सलोनी काफी तेजी से बाहर निकली थी, जिस वजह से वो सामने से आते अभय से टकरा गई। सलोनी संभल ही नहीं पाई, पर वो गिरती उससे पहले ही अभय ने उसे संभाल लिया। जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ, अभय ने सलोनी को छोड़ते हुए कहा और जो शॉपर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था, उसे उठाकर उसने सलोनी के हाथ में पकड़ा दिया। सलोनी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अभय ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट है, जल्दी करो हमें जाना है। कहकर अभय बिना सलोनी पर ध्यान दिए ही वहां से दूसरे कमरे में चला गया। सलोनी ने शॉपर खोल कर देखा तो उसमें येलो और रेड कलर की ड्रेस थी। सलोनी को वो ड्रेस काफी पसंद आई, जिस वजह से उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। क्या हुआ है मेरे बेटे को? डॉक्टर मिस्टर बंसल ने डॉक्टर के बाहर आते ही उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। देखिए मिस्टर बंसल, हम अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पेशेंट को अभी होश नहीं आया है। उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। उन्हें लिमिट में कट दे देकर जिंदा ही रखा है, मरने नहीं दिया, डॉक्टर ने कहा तो मिस्टर बंसल ने अपने दांत पीस लिए। जिसने भी मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मिस्टर बंसल ने गुस्से में कहा। आज शायद पेशेंट को होश आ जाए, वरना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, डॉक्टर ने कहा तो मिस्टर बंसल ने खामोशी ने उनकी तरफ देखा। पेशेंट जैसे ही होश में आए, आप मुझे कॉल कर लेना, इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाते ही मिस्टर बंसल रूम में आए और निहान की तरफ देखा तो वो बेजान सा अभी भी बिस्तर पर पड़ा था। सलोनी तैयार होकर रूम से बाहर आए। ठीक उसी वक्त अभय भी बगल वाले रूम से बाहर आया। वो भी ब्लैक सूट में रेडी था, जिसके शर्ट का कलर रेड था, बाल तरीके से सेट थे और वो एकदम जेंटलमैन की तरह लग रहा था। अभय ने अपनी नजरें उठाकर सलोनी की तरफ देखा तो कुछ पल के लिए नजरें मानो उसी पर ठहर गई। रेड एंड येलो कलर की ड्रेस में सलोनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों को उसने करीने से सेट किया था, जो खुले हुए उसके कंधे की शोभा बढ़ा रहे थे। हल्का सा मेकअप भी किया था उसने, जिस वजह से वो और भी खूबसूरत लग रही थी। सलोनी के होंठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो जाकर अभय के सामने खड़े हो गई। चले, अभय को चुप देख सलोनी ने कहा तो अभय एक पल के लिए हड़बड़ा गया। हाँ चलो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? अभय ने सलोनी को घूरते हुए कहा तो सलोनी का मुंह हैरानी से खुल गया। वो अभय को ही देख रही थी, जबकि वो अपनी बात कहकर पलटकर बाहर जाने लगा था। सलोनी जल्दी से अपने सेंस में वापस आई और अभय के पीछे गई। अभय बाहर निकलता उससे पहले ही सलोनी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। अभय सलोनी की इस हरकत से हैरान था। उसने हैरानी से सलोनी की तरफ देखा तो सलोनी ने उसे खुद से पीछे किया और उसे घूरते हुए खुद उससे आगे निकल गई। अभय ने अपना सिर नामे हिलाया और वो भी उसके पीछे चला गया। वो दोनों अभय की गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। प्लीज आप सब शांत हो जाइए, गार्ड्स उधर से कवर करो। मान परेशानी से अपने सामने मौजूद भीड़ को संभालने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। ना जाने पब्लिक को कहां से खबर लग गई थी कि अभय सिंह राठौर उस हॉल में आने वाला है। अंदर रिपोर्टर्स की भीड़ थी तो वहीं बाहर ना संभलने वाली पब्लिक की भीड़। सारे गार्ड्स मिलकर पब्लिक को हैंडल कर रहे थे। कुछ देर बाद ही हॉल के बाहर 5 गाड़ियां आकर रुकी। सबसे शुरू की गाड़ी से गार्ड्स बाहर आए, जिन्होंने दूसरे और तीसरे नंबर में मौजूद गाड़ियों का दरवाजा खोला। पीछे मौजूद दोनों गाड़ियों से गार्ड्स बाहर आ चुके थे और वो सब भीड़ को पीछे करने लगे। दूसरे नंबर में मौजूद कार से सुगंधा जी, आरती और अनी बाहर आए। अनी आरती की गोद में थी और अपनी पलकों को झपकाते हुए वो मासूमी से इस भीड़ को देख रही थी। उनके ठीक पीछे मौजूद गाड़ी से अभय और सलोनी बाहर आए तो सारी पब्लिक मानो बेकाबू हो गई, पर गार्ड्स ने जल्द ही उन्हें संभाल लिया। अभय ने सलोनी का हाथ थामा और सबके बीच से वो हॉल के अंदर चला गया। सलोनी तो इतनी भीड़ देखकर ही अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो सिर झुकाए आराम से चल रही थी।
ये तो न्यूज वाली लड़की है। भीड़ में से एक अनजान आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और सब सलोनी को गौर से देखने लगे और एक बार फिर वो न्यूज वाली बात हेडलाइन बनने के लिए तैयार थी। आरती, सुगंधा जी और अनी पहले ही हॉल में जा चुके थे। ये घटिया लड़की ऐसे पब्लिक में एएसआर के साथ क्यों है? एक लड़की की गुस्से से भरी आवाज भीड़ से आई तो अभय ने गुस्से से पलट कर देखा, पर कोई नहीं बता सकता था कि इतने लोगों में ये बात आखिर कही किसने थी। सरमान अभय के पास आया तो अभय ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। अभय को इतने गुस्से में देख मान के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। बोलो भी। मान को ऐसे चुप देख अभय ने बेहद गुस्से में कहा। सब रेडी है सर, आप जल्दी चले, मान ने जल्दी से कहा। अभय ने सलोनी की तरफ देखा जो अभी भी नीचे देख रही थी। फिर अभय ने वापस से मान की तरफ देखा और फिर उससे कुछ बात करके अभय सलोनी को लेकर हॉल में बैक साइड से एंटर हुआ। पीछे एक पर्दा लगा हुआ था जिसके उस पार स्टेज था और सामने रिपोर्टर्स की भीड़ जो कुर्सी पर बैठे आपस में ना जाने क्या क्या चर्चा कर रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद आप सबके सवालों के जवाब खुद एएसआर आपसे रूबरू होकर देंगे, मान ने स्टेज पर आते हुए कहा और उसके साथ ही अभय भी सलोनी के साथ स्टेज पर था। उसने वहां लगी चेयर पर सलोनी को बिठा दिया। क्या इस अफवाह में जरा भी सच्चाई है कि मिस सलोनी आपकी मिस्ट्रेस है? सामने से एक लेडी रिपोर्टर ने तुरंत अपना सवाल दाग दिया, जिस वजह से अब अभय को गुस्सा आ रहा था। देखिए, पहले आप सभी शांत हो जाएं। अभय को गुस्सा होते देख मान बीच में बोल पड़ा। सर, तभी दूसरे रिपोर्टर ने अपनी जगह से उठते हुए अपना मुंह खोला, पर मान के इशारे पर एक गार्ड ने उसे वापस उसकी जगह पर बिठा दिया। अगले ही पल अभय सबके सामने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले खड़ा था। आप सबको बस इतना ही जानना है ना कि सलोनी से मेरा रिश्ता क्या है? अभय ने रिपोर्टर्स की तरफ देखते हुए सवाल किया। वहीं ये सब लाइव दिखाया जा रहा था और इत्तेफाक से इस वक्त ये सब निहान के उस रूम में भी चल रहा था जहां इस वक्त निहान बेजान सा पड़ा था। अभय के सवाल करने से रिपोर्टर्स ने फौरन हामी भर दी। मिस सलोनी, बल्कि मैं आपको इनका पूरा नाम बताना चाहता हूँ। मिट माई वाइफ मिसेज सलोनी अभय सिंह राठौर। और ये सब कब हुआ ये भी जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप सब आगे का शॉक बर्दाश्त कर पाएंगे। अभय ने सामने मौजूद रिपोर्टर्स के खुले हुए मुंह को देखते हुए कहा। अभय की शादी की बात सबके लिए शॉकिंग न्यूज थी। वहां मौजूद भीड़ भी बाहर लगे बड़े से पर्दे में सब देख रही थी। बेहतरीन साउंड सिस्टम की वजह से वॉइस भी क्लियर थी और अभय की बोली बात लगभग सभी के कानों में पहुंच चुकी थी और अब सब काफी हद तक शांत हो चुके थे। कुछ लड़कियों का तो मानो दिल ही टूट गया था। अभय का कहना अभी भी जारी था। मेरी शादी को आज पूरे 6 साल हो चुके हैं। इस बात को सीक्रेट रखने के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिस वजह से मुझे अपनी वाइफ कहते हुए अभय एक पल के लिए रुका। उसने सामने देखा तो सामने मौजूद रिपोर्टर्स बहुत ध्यान से उसे सुन रहे थे, जिस वजह से मुझे अपनी वाइफ और अपनी बच्ची से दूर रहना पड़ा और उन्हें सबसे छुपाना पड़ा। अभय ने अपनी बात पूरी की तभी एक रिपोर्टर ने सामने आते हुए हैरानी से कहा, सर क्या आपकी डॉटर भी है? यस, मेरी बच्ची, मेरी अनी। अभय ने अनी की तरफ देखा जो सामने मौजूद चेयर पर गार्ड से घिरी अपनी दादी के साथ थी। अभय का इशारा पाते ही वो तेजी से स्टेज की तरफ भागी और उसे भागते देख अभय भी तेजी से उसकी तरफ आ गया। अनी के पास पहुंचकर अभय ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और स्टेज पर चढ़ गया। अनी ने खुशी से ताली बजाई तो अभय मुस्कुरा उठा। मेरी जान अनी, अभय ने सामने देखते हुए कहा। इस वक्त अभय के चेहरे में दुनिया जहान की खुशी थी। अभय की स्माइल ऐसी थी कि जितने भी लोग उसे देख रहे थे सबके फेस पर खुद ब खुद स्माइल आ गई थी। पर अभय को देखने वाले कुछ शख्स ऐसे भी थे जिन्हें अभय की स्माइल और खुशी दोनों ही चुभ रही थी। निहान को कुछ देर पहले ही होश आया था और वो टीवी में मौजूद अभय को गुस्से से घूर रहा था और साथ में मिस्टर बंसल भी। अभय की शादी की बात तो हर जुबान पर हॉट टॉपिक बनी हुई थी और लगभग एक हफ्ते तक हर न्यूज चैनल पर बस यही खबर छाई हुई थी। दूसरी तरफ न्यूज देख देखकर निहान ने अपना आधा खून जला लिया था और आधा तो पहले ही अभय ने जला दिया था। उसे अभय पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अगर वो उसके सामने हो तो उसकी गर्दन ही मोड़ के फेंक दे। फिलहाल इस एक हफ्ते में बेहद ख्याल के बाद वो अब काफी हद तक ठीक था और अभय से बदला लेने के लिए तैयार भी। सलोनी अपने गीले बालों को झटका देते हुए रूम से बाहर आई। जब अभय से वो बेहद बुरी तरह से टकरा गई। सलोनी का ध्यान अपने बालों पर था और अभय का उसके फोन पर, जिससे वो अभी मान को कॉल करने वाला था। अचानक टकराने के वजह से सलोनी तो दीवार का सहारा लेकर बच गई पर अभय पीछे की तरफ गिर गया। अभय पीठ के बल नीचे गिरा पड़ा था। अभय को ऐसे गिरते देख सलोनी एक पल के लिए चौंक गई, पर अगले ही पल उस रूम में हंसी गूंज उठी और हंसने वाली अकेली सलोनी ही नहीं बल्कि उसके साथ अनी भी शामिल थी। पापा गिर गए, अनी ने हंसते हुए कहा और अभय के पास आ गई। पर जब उसने अभय के हाथ में लाल निशान देखे तो उसका हाथ पकड़कर बेहद प्यार से और रुवासी होकर बोली, पापा को चोट लग गई। अनी की बात सुनकर सलोनी की हंसी में भी ब्रेक लग गया और वो भी अभय के पास आ गई। पहले तो उनके हंसने पर अभय नाराज था, पर उनकी केयर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर अगले ही पल उसने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली।
अभय ने नाराजगी से अपना हाथ पीछे लेते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, कहकर अभय झट से उठ गया। अभय सलोनी ने कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ही अभय अपना फोन लेकर रूम से बाहर निकल गया। अभय के जाते ही अनी ने सलोनी की तरफ देखते हुए नाराजगी से कहा, मम्मा पापा पर क्यों हंसे, देखो पापा अनी से भी गुस्सा हो गए। अनी ने बेहद मासूमी से कहा। अनी की बात सुनकर सलोनी हैरानी से मुंह खोले उसे ही देख रही थी। क्या वो अकेले हंस रही थी? अनी अपने छोटे छोटे पैरों से बाहर भाग गई और सलोनी का मुंह बन गया। उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, बाप का असर हो रहा है इस पर भी। तुम तो हर बात पर रूठ जाती हो, मैं रूठा तो तुम मना नहीं पाओगी सच में। मान ने रूठी हुई निधि के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। मान की बात सुनकर निधि ने उसे घूरते हुए कहा, रूठ कर दिखाना जरा। मैं तो मजाक कर रहा था, मान ने दांत दिखाते हुए कहा और निधि के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो अब माफ भी कर दो उस गलती के लिए जो मुझे पता भी नहीं। मान के ऐसे कहने पर निधि को एक पल के लिए हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी छुपा ली और सीरियस होकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो कह रहा था चलो शॉपिंग पर चलते हैं। मान ने इतना कहा ही था कि तभी उसका फोन बज पड़ा। निधि और मान दोनों ने एक साथ फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो वहां बॉस फ्लैश हो रहा था। आज तो तुम छुट्टी पर थे ना, निधि ने चीढ़ कर कहा और वहां से चली गई। मान ने लाचारी से जाती हुई निधि को देखा और फिर मन ही मन अभय को कोसते हुए उसने कॉल रिसीव कर लिया। तुमने मेरी टिकट बुक क्यों नहीं की अब तक? अभय ने गुस्से में कहा। सॉरी सर, मैं बताना भूल गया था, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, इसलिए मैंने आपके लिए दूसरे फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है और आपको मेल भी कर दिया है। आपकी फ्लाइट आज की बजाय कल की है। मान ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कॉल कट हो चुका है। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक एमएसजी उभरा, तुम्हारी आज की छुट्टी कैंसिल। एमएसजी पढ़ते ही मान ने ना जाने कौन कौन सी गालियां अभय को दे डाली। फ्लाइट कैंसिल हुई तो उसमें मेरी क्या गलती? मान ने लाचारी से मन ही मन कहा। पापा अनी दौड़ते हुए अभय के पास आई और उसकी गोद में चढ़ गई। अभय ने मुस्कुराकर उसे जल्दी से थाम लिया तो अनी अभय का हाथ देखने लगी। कुछ नहीं हुआ है बच्चा, अभय ने अनी के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा तो अनी मुस्कुरा दी। भाई कब आएगा पापा? अनी ने सवाल किया तो अभय की नजर सीढ़ियों से नीचे उतरती सलोनी पर टिक गई। वहीं अनी का सवाल सुनकर सलोनी के कदम भी थिरक गए, जबकि आरती और सुगंधा जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बोलो ना पापा, अनी को भाई के साथ खेलना है और स्कूल भी जाना है। अनी ने जब अभय को खामोश देखा तो फिर पूछा। अभय के होंठों पर एकदम से स्माइल आ गई और उसने सलोनी की तरफ देखकर शरारत से कहा, बहुत जल्द। अभय की बात सुनकर सलोनी उसे घूरने लगी थी, जबकि बाकियों के चेहरे की चमक ही बता रही थी कि वो कितने खुश है। अनी ने एकदम से अभय की गर्दन पर अपनी बाहें डाली और झूलते हुए बोली, सच्ची पापा अनी का भाई जल्दी आएगा ना? अनी ने जैसे कन्फर्म करना चाहा। बिल्कुल। अभय ने अनी को पकड़ लिया और उसे अपनी गोद पर बिठाकर बोला, ये अनी का भी भाई होगा, फिर वो अनी की सारी बात मानेगा और अनी को दीदी भी बोलेगा। अनी बोलते हुए बेहद खुश लग रही थी। उसे इतना खुश देखकर सलोनी के होंठों पर भी मुस्कान बिखर गई। वो अनी को देखने में इतनी खो गई कि उसे अभय के उसके पास आने का एहसास ही नहीं हुआ। एक हफ्ता है तुम्हारे पास, मेरे वापस आने का वेट करो, मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। इतना कहकर अभय सलोनी से दूर हुआ और फिर बिना किसी की तरफ देखे वो घर से बाहर निकल गया। सलोनी बस अभय की पीठ को घूरती ही रह गई। अभय ने वहां से जाने के बाद से सलोनी से एक बार भी बात नहीं की थी और ना ही उससे कोई कांटेक्ट किया। वो घर पर सभी से बात करता था, पर सलोनी से नहीं। सलोनी भी अपनी जिद के चलते अभय से बात नहीं करती थी, पर दोनों का ही मन एक दूसरे से बात करने का और देखने का होता था। ना इन दिनों सलोनी कहीं बाहर गई, क्योंकि अब उसका नाम अभय के साथ जुड़ चुका था और उसे अकेले कहीं भी जाने की परमिशन नहीं थी, जिस वजह से सलोनी को अभय पर बेहद गुस्सा भी आता था। दिन बीत रहे थे और इन दिनों सलोनी और चीड़ चीड़ करने लगी थी। कभी कभी तो वो अनी को भी बेवजह ही डांट देती, फिर खुद ही उसकी फेवरेट डिश बनाकर या फिर उसे कहीं बाहर ले जाकर मना भी लेती थी। दिन बीतते गए और वो दिन भी आ गया जब अभय वापस आने वाला था। सर एएसआर आज वापस आ रहे हैं, एक आदमी ने नेहान के सामने सिर झुकाते हुए कहा, जो उसके सामने खड़ा था। नेहान ने अगले ही पल उस आदमी को एक जोरदार पंच जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस अभय को इतनी इज्जत देने की? तुम मेरे लिए काम करते हो, ये बात हमेशा याद रखना। नेहान ने गुस्से में उस आदमी से कहा तो उस आदमी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अब निकलो यहां से, और हाँ, अभय जिंदा अपने घर नहीं पहुंचना चाहिए। उसकी सो कॉल्ड वाइफ को उसकी लाश मिलनी चाहिए। नेहान ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। नेहान की बात सुनते ही वो आदमी उसी वक्त वहां से भाग गया। हम हनीमून के लिए कब जाएंगे? निधि ने मान से शिकायती लहजे में कहा। अरे मेरी जान, पहले उस जल्लाद को तो आने दो, उससे छुट्टी की अर्जी करनी है, फिर हम पूरे महीने के लिए हनीमून पर जाएंगे। मान ने अपनी शर्ट के बटन्स लगाते हुए कहा। मान की बात सुनकर निधि का मुंह बन गया।
अभय के ना होने की वजह से वो और ज्यादा बिजी हो गया था। तैयार होने के बाद मान निधि के पास आया जो कबर्ड में कपड़े सेट कर रही थी। मान ने निधि के पीछे आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मान निधि ने धीमे से उसे पुकारा, पर मान सिवाय अभय के किसी की सुने तब ना। अच्छा, हम पूरे 2 महीने के लिए बाहर चलेंगे, मान ने निधि को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा तो निधि उसे देखने लगी। निधि को ऐसे देख मान ने अपनी भवें उचकाए। सच्ची, निधि ने बेहद मासूमी से पूछा। मुच्छी कहते हुए मान जैसे ही निधि के होंठों की तरफ झुका, निधि ने उसे धकेलते हुए कहा, पहले छुट्टी कंफर्म करके आओ। ये गलत है, मान ने नाराजगी से कहा, पर निधि बिना उसके सुने ही वहां से चल दी। निधि के जाते ही मान ने घड़ी में टाइम देखा, फिर बड़बड़ाते हुए वो घर से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया, अभय को लेने। ब्लैक सूट पहने अपने पूरे रॉब में अभय अपने कुछ ट्रेन गार्ड के साथ एयरपोर्ट से बाहर आया। किसी को अभय के आने या जाने की कोई खबर नहीं थी, पर जैसे ही वहां मौजूद पब्लिक ने अभय को देखा तो वो खुशी से उसकी तरफ बढ़ गई। गार्ड्स बीच में आने लगे, पर अभय ने उन्हें अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। अभय ने अपने फैंस के साथ कई सारी सेल्फीज ली और उन्हें अपना ऑटोग्राफ भी दिया। वहां मौजूद सारे लोग खुश थे और अभय भी। जो अभय हमेशा पब्लिक के सामने सीरियस रहता था, वो आज मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद जब अभय की नजर मान पर पड़ी तो वो उसकी तरफ बढ़ गया। इस बार गार्ड्स ने अभय को रास्ता दिया। मान तो दूर खड़ा हैरानी से अभय को ही देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सामने उसका बॉस नहीं, बल्कि उसका कोई हमशक्ल हो। अभय मान के सामने आया और उसने उससे गाड़ी की चाबी लेते हुए कहा, ड्राइविंग मैं करूंगा, तुम गार्ड्स के साथ दूसरी गाड़ी में आ जाओ। अभय के इस ऑर्डर से मान को यकीन हो गया कि ये उसका ही बॉस है। अभय की बात मानकर मान वहां से गार्ड के पास चला गया। अभय गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से निकल गया। अभय के जाते ही गार्ड्स के साथ मान भी उसके पीछे निकल गया। अभय मुस्कुराते हुए कार ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते हुए उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसे देखा। उसे देखते ही अभय की स्माइल और गहरी हो गई। उसने वो बॉक्स वापस अपनी पॉकेट में डाला और मुस्कुराकर सामने देखते हुए वापस से ड्राइव करने लगा। रेड एंड ब्लैक कलर के सूट में तैयार हुई सलोनी आज रोज से काफी अलग लग रही थी। उसके कान में बार बार एक ही बात गूंज रही थी, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास मेरे वापस आने का, वेट करो, मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। कानों में बाली डालते हुए सलोनी ने एक बार आईने में खुद को निहारा। वो आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। सीढ़ियों से उतरते हुए जब सलोनी नीचे आए तो सुगंधा जी के साथ आरती भी हैरानी से उसे देखने लगी। तुम कहीं जा रही हो बेटा, आरती ने सवाल किया। ये सवाल सुनते ही सलोनी झेप गई। मम्मी तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, अनी को भी ऐसी ड्रेस चाहिए। अनी नन्हे कदमों से सलोनी के पास भागकर आ गई और उसके पैरों से लिपट गई। उसे सलोनी का सूट बहुत भाया था। ठीक है, आज पापा आ रहे हैं ना, वो आपके लिए ऐसी ड्रेस दिला देंगे, सलोनी ने अनी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा तो अनी खुश हो गई। सलोनी की बात सुनकर सुगंधा जी और आरती भी मुस्कुरा दिए। अगर वो जिंदा बचा तो तुम्हारी लाश तुम्हारे घर पार्सल हो जाएगी। इतना कहकर निहान ने अपना फोन बेड पर पटक दिया। आई हेट यू अभय, मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा, निहान ने कहा और अजीब तरह से हंसने लगा। तुम किससे बात कर रहे थे, निहान मिस्टर बंसल रूम में आते हुए बोले। कुछ नहीं डैड, पर मैं अब अभय को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, निहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उम्मीद करता हूं कि वो इस बार जिंदा ना बचे, वरना इस बार वो तुम्हारी सांसें रोक देगा, मिस्टर बंसल बोले और गुस्से से वहां से चले गए। निहान वहीं खड़ा अपने डैड को वहां से जाते हुए बस देखता ही रह गया। वो जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचेगा, निहान ने पूरे विश्वास के साथ कहा और वो भी रूम से बाहर निकल गया। अभय ने ड्राइव करते हुए ही अनी को कॉल कर दिया। हेलो पापा, जल्दी आओ ना, अनी को न्यू ड्रेस लेने जाना है। कॉल रिसीव करते ही अनी ने कहा तो अभय की स्माइल बड़ी हो गई। पापा जल्दी आ रहे हैं बेटा, और पापा आपको बहुत सारी न्यू ड्रेस भी दिलाएंगे और टॉयज भी, अभय ने कहा तो अनी खुशी से बोली। लव यू पापा, वो भी बहुत सारा वाला। लव यू बच्चा, उससे भी ज्यादा वाला, अभय ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी अचानक अभय की गाड़ी के टायर्स फट गए और अचानक ही उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। शिट अभय के मुंह से निकला और उसने गाड़ी के ब्रेक्स दबा दिए। उसके अगले ही पल उसके बाजू से आती एक ट्रक ने जोर से अभय की गाड़ी को टक्कर मार दी। अनी अभय से बात कर रही थी और फोन स्पीकर पर था, जिस वजह से उसकी बात हर कोई सुन पा रहा था। सबके चेहरे पर इस वक्त प्यारी सी स्माइल थी। शिट अभय की आवाज आए। अभय के रिएक्शन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सलोनी ने अनी के हाथ से फोन ले लिया और हेलो हेलो करने लगी, पर सामने से अभय की आवाज नहीं आई, बल्कि अगले ही पल एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर सलोनी के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया था। सलोनी ने फोन संभाला और कुछ कहना चाहा, पर कॉल एंड हो गया। सलोनी ने अपने होंठ भींच लिए। सुगंधा जी और आरती भी किसी अनहोनी के डर से फोन की तरफ देख रही थी। सलोनी ने जल्दी से अभय को कॉल बैक किया, पर कोई फायदा नहीं, अभय का फोन स्विच ऑफ हो चुका था।
सलोनी ने उसी पल मान को कॉल किया। रिंग जा रही थी और सलोनी बेसब्री से मान के कॉल रिसीव करने का वेट कर रही थी, पर सामने से पूरी रिंग जाने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं किया गया। तो अब सलोनी के साथ साथ सुगंधा जी और आरती भी परेशान हो गए। वहीं अनी मासूमी से सलोनी को देख रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। पापा चुप क्यों हो गए मम्मा? कुछ पल की खामोशी के बस अनी ने मासूमी से सलोनी से सवाल किया। पापा को काम था बेटा, आप रूम में जाओ, सलोनी ने प्यार से कहा तो अनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वहां से चली गई। अनी के जाते ही सलोनी घर के बाहर जाने लगी जब पीछे से आरती ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? अभय के पास सलोनी ने बिना पलटे ही जवाब दिया और तेजी से बाहर चली गई। आरती ने सलोनी को रोकना चाहा पर वो पहले ही बाहर निकल चुकी थी। ड्राइवर के साथ सलोनी एयरपोर्ट के लिए निकल गई। अपने सामने का नजारा देखते ही मान की सांसें अटक गई। वो टक्कर बहुत तेज थी, जिस वजह से अभय की गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। ये मंजर देखते ही किसी का भी दिल दहल जाता। गार्ड ने फौरन गाड़ी रोकी और मान तेजी से गाड़ी के बाहर आया। कुछ गार्ड्स ट्रक के पीछे गए पर कुछ ही दूर पर जाकर वो ट्रक डिसबैलेंस होकर एक छोटे से चट्टान जैसे पत्थर से टकराया और उसके अगले ही पल वो वहां मौजूद पेड़ से टकराकर रुक गया। गार्ड ने तुरंत ट्रक के ड्राइवर को पकड़ा और उसकी गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर दिया ताकि वो उससे बाद में निपट सके। मान वहां खड़ा नीचे पड़ी गाड़ी को देख रहा था। फिर कुछ सोचते हुए वो खुद नीचे उतरने लगा, पर गार्ड्स ने उसे रोकते हुए कहा, हम देख कर आते हैं सर, आप यहीं रुकिए। मान ने अपनी गर्दन हिला दी। उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि उसका फोन कितनी ही बार बजकर बंद हो चुका है। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अचानक आई इस आवाज से सब भौचक्के हो गए और तुरंत ही उनकी नजर अभय पर गई, जो एक पेड़ का सहारा लिए खड़ा था। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितने दर्द में है। अभय के सिर पर चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था। वो उन सबसे ज्यादा दूर नहीं था। मान और गार्ड्स फौरन दौड़कर अभय के पास गए और उसे घेर कर खड़े हो गए। अभय ने खुद को संभाला और अपने माथे पर आता खून उसने अपने हाथ से पोंछते हुए गुस्से में मान से कहा, ये किसका काम है पता करो। उसके हाथ पर भी चोट आई थी। कांच के कुछ टुकड़े अभय की गर्दन पर चुभ गए थे, जिसकी वजह से वहां काफी सारे कट लग गए थे। चेहरे पर भी कई जगहों से कट लग गई थी। उसके बावजूद वो अभी भी पहले की ही तरह बेहद सीरियस और गुस्से में था। मान ने जल्दी से अभय की बाह पकड़नी चाही पर अभय पीछे हो गया। जल्द से जल्द मुझे वो शख्स मेरे सामने चाहिए जिसने ये किया है, क्योंकि ये सब पहले से ही प्लान था। तो जल्दी अपना काम करो, अभय ने मान को घूरते हुए गुस्से में कहा। पर सरमान ने अपना मुंह खोला ही था कि अभय को ऐसे खुद को घूरते देख उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसी पल एक गार्ड ने ट्रक ड्राइवर को अभय के सामने पटक दिया। सर, ये ट्रक का ड्राइवर है जिसने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी थी, उस गार्ड ने कहा। तो अभय ने उस ड्राइवर को घूर कर देखा, जिसकी वजह से आज का उसका स्पेशल दिन खराब हो गया था। अभय ने एक जोरदार लात उस बेहोश पड़े ड्राइवर को मारा और उस गार्ड की तरफ देख के बोला, इसे होश में लाओ और पूछो इससे कि ये काम किसका है। इतना कहकर अभय ने मान को अपने साथ चलने का इशारा किया और खुद गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मान भी जल्दी से अभय के पीछे गया और गार्ड्स वाली गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अभय उसके बगल में। गार्ड्स ने कॉल करके दूसरी गाड़ी मंगवा ली थी। मान ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और जैसे ही अभय की तरफ देखा, अभय ने उससे वो बॉक्स लगभग छीनते हुए कहा, ड्राइव करो, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। तुम ऐसा करो, घर में कॉल कर दो तो वो लोग परेशान नहीं होंगे। जब उस ट्रक ने गाड़ी को टक्कर में थी तो मैं कॉल पर था, अभय ने कहा। तो मान ने अपना सिर हिला दिया और अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल लिया। तभी उसका फोन ना जाने कब से बज रहा था, एक बार फिर बज पड़ा। मान ने अभय की तरफ देखा तो अभय उसके फोन की स्क्रीन पर ही देख रहा था। अनी का नाम फ्लैश हो रहा था। अनी का नाम देखते ही अभय ने मान के हाथ से उसका फोन लगभग छीन लिया। स्टूपिड, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे जल्दी बताओ अभय इस वक्त कहाँ है और तुम कहाँ हो? अभय के कॉल रिसीव करते ही सलोनी ने उसे मान समझते हुए उससे गुस्से में कहा, तुम कहाँ हो? अभय ने एकदम से पूछा तो सलोनी एकदम से चुप पड़ गई। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। अभय कुछ पल की शांति के बाद सलोनी के मुंह से धीरे से निकला। उसके साथ ही सलोनी ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा, स्टॉप द कार। इससे पहले अभय सलोनी को जवाब देता, उसके कानों में सलोनी की आवाज पड़ी, मैं एयरपोर्ट आ रही थी। सलोनी ने जवाब दिया, हम जहां हो वहीं रहो, मैं आ रहा हूं। अभय ने कहा तो सलोनी ने बिना किसी आर्ग्यू के हामी भर दी और उसने उसे अपना लोकेशन सेंड कर दिया। कुछ देर बाद अभय की गाड़ी सलोनी की गाड़ी के पास आकर रुकी और अभय गाड़ी से बाहर आ गया। अगले ही पल अभय गाड़ी से बाहर आ गया। अभय को देखते ही सलोनी भी गाड़ी से बाहर आ गई। अभय के जख्म अभी भी वैसे ही थे। उसने उन्हें कॉटन और डिटॉल से साफ किया था, पर फिर भी जख्म अभी भी ताज़ा थे और उनसे हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी। अभय को देखते ही सलोनी भी जल्दी से गाड़ी से बाहर आई, पर अगले ही पल अभय की हालत देख वो एक पल के लिए ठिठक गई। सलोनी को ऐसे खड़े देख अभय ही उसकी तरफ चला आया।
तुम कहाँ जा रही थी? अभय ने सलोनी के पास आते ही उससे सवाल किया। अभय की बात सुनकर सलोनी नासमझी में उसे देखने लगी। इतना तैयार होकर एयरपोर्ट जा रही थी तो कहीं तो जा ही रही होगी। सलोनी के एक्सप्रेशन देखकर अभय ने उससे पूछा। सलोनी ने अभय के सवाल को अनसुना कर दिया और उसके पास आकर उसकी चोट देखते हुए बोली, ये क्या हुआ? एक्सीडेंट, अभय ने नॉर्मली कहा। फिर मान की तरफ देखकर उन्हें वहां से जाने का कहकर उसने सलोनी का हाथ पकड़ा और उसकी गाड़ी के पास आ गया और उसे गाड़ी में बिठाकर खुद दूसरी तरफ से आकर उसके पास बैठ गया। अभय का एटीट्यूड या उसके चलने का तरीका देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि अभी अभी उसकी गाड़ी को किसी ट्रक ने टोकर मारा है और वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। अभय ने ड्राइवर से घर चलने के लिए कहा और सिर सीट से टिका लिया। सलोनी अभय को ही देख रही थी। उसके होंठ हिले पर वो कुछ कह नहीं पाए। उसने अभय के हाथ की तरफ अपना हाथ भी बढ़ाया पर फौरन पीछे भी खींच लिया। पर उसी पल अभय ने अपनी आंखें खोली और सलोनी के कुछ भी समझने से पहले ही उसने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। सलोनी का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें हैरानी से फैल गई। सलोनी को ऐसे हक करने की वजह से अभय को दर्द तो हुआ पर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। अभय, सलोनी ने फिर से उसे पुकारा। हग मी प्लीज, अभय ने धीरे से कहा। तो सलोनी एक पल के लिए चौंक गई पर अगले ही पल उसने अभय पर अपनी पकड़ कस दी। दर्द की वजह से अभय ने अपनी आंखें भींच ली। ऐसा नहीं था कि अभय को डर नहीं लगा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो उसने सब कुछ खो दिया। उस पल उसे सिर्फ अपनी छोटी सी फैमिली का ही ख्याल आया था। कुछ पल बाद सलोनी ने अचानक अपनी नजरें घुमाकर ड्राइवर की तरफ देखा जो उन्हें इग्नोर करते हुए सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सलोनी ने बमुश्किल अपना हाथ बढ़ाया और उनके बीच का पार्टीशन गिरा दिया। अभय ने अभी भी सलोनी को हक किया हुआ था। कुछ देर बाद जब गाड़ी रुकी तो अभय सलोनी से दूर हो गया। सलोनी फौरन गाड़ी से बाहर जाने लगी पर अभय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सलोनी ने एक नज़र अपने हाथ की तरफ देखा और फिर अभय की तरफ। तुम्हारा जवाब क्या है सलोनी? मुझे अभी जानना है, क्या तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहोगी या? अभय ने अपने शब्द अधूरे ही छोड़ दिए। सलोनी कुछ पल तक अभय के चेहरे को गौर से देखती रही। फिर अगले ही पल आगे बढ़कर उसने अभय को अपने गले से लगा लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अभय, पर प्लीज आगे से इतने दिनों के लिए हमें छोड़कर कहीं मत जाना, सलोनी ने कहा। तो अभय तो जैसे अपने सारे दर्द भूल गया और उसने सलोनी पर अपनी पकड़ और कसते हुए कहा, मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, प्रोमिस। अभय की बात सुनकर सलोनी मुस्कुरा दी। अब चलो, घर में सब परेशान है, सलोनी ने कहा और उसे खुद से दूर करने लगी। अभय सलोनी से दूर तो हुआ पर उसने उसे छोड़ा बिल्कुल भी नहीं था। अभय हल्के से मुस्कुराया। इससे पहले सलोनी उसकी इस अजीब सी स्माइल की वजह समझ पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभय के होंठ उसके गुलाबी होंठों से जा मिले थे और वो सलोनी को पैशनेटली किस कर रहा था। सलोनी तो एक पल के लिए जम ही गई थी। अभय सलोनी से दूर हुआ और उसके माथे से अपना माथा टीका कर बोला, आज एक पल के लिए ऐसा लगा मानो मैं फिर कभी तुमसे अनी दादी या माँ से मिल ही नहीं पाऊंगा। इतने देर से अपने दिल में दबाई बात आखिरकार अभय की जुबान में आ ही गई। अभय की बात सुनते ही सलोनी की पकड़ अभय की कॉलर पर कस गई। तभी अभय की नजर अपनी दादी और माँ पर पड़ी जो अनी को लिए उन्हीं के पास आ रहे थे। ये देखते ही अभय फौरन सलोनी से अलग हो गया। सलोनी ने नासमझी में अभय की तरफ देखा पर अगले ही पल उसकी नजरों का पीछा करने पर उसे माँ और दादी दिखे तो वो फौरन गाड़ी से बाहर आ गई और अभय भी। गाड़ी की आवाज तो सबने पहले ही सुन ली थी पर सलोनी तो अंदर ही आएगी कहकर वो लोग तुरंत बाहर नहीं आए। पर जब काफी देर तक वो दोनों नहीं आए तो आरती, सुगंधा जी और अनी खुद ही बाहर आ गए। अभय को अपने सामने देख वो सब खुश थे पर उसके चेहरे पर लगी छूट और उसके कपड़े की हालत देख वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए, खासकर अनी। पापा को चोट लगी, अनी ने रूवासा होकर कहा। तो अभय ने अपने कदम अनी की तरफ बढ़ा दिए। कुछ घंटों बाद डॉक्टर अभय को चेक करके जा चुके थे। जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उसे सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि और भी जगह पर चोट लगी थी। दवा और बैंडेज की वजह से अभय को चीड़ मच रही थी। ऊपर से वो इस वक्त रूम में शर्ट लेस था और घर के सब लोग उस रूम में मौजूद थे। जब से अनी ने उसे नंगू पनगू कहा था तब से ही उसे सबके सामने ऐसे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि आज अनी कुछ नहीं कह रही थी। उसके पापा को इतनी सारी चोट जो लगी थी, अपनी दादी को गोद से उतर के वो अपने पापा के पास चली गई। पापा को दर्द हो रहा है? अनी ने बेहद मासूमी से पूछा। नहीं, पापा तो स्ट्रांग है ना, अभय ने कहा। तो अनी ने मुस्कुराकर हामी भर दी और उसने अपनी बाहें फैला दी। सलोनी ने अनी को रोकना चाहा पर उससे पहले ही अभय ने उसे उठा लिया। अनी ने मुस्कुराते हुए अभय के दोनों गालों को चूमते हुए कहा, अनी के पापा तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अनी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। रात होते होते अभय काफी हद तक बोर हो चुका था। डिनर के बाद वो रूम में रेस्ट कर रहा था जब उसका फोन बज उठा। अभय ने स्क्रीन की तरफ देखा तो वहां मान का नाम देखते ही उसने फौरन कॉल रिसीव कर लिया। बोलो। कॉल रिसीव करते ही अभय ने कहा,
उस ड्राइवर को एक आदमी ने हायर किया था। हाल ही में वो जेल से छूटा था और अब वो वापस जेल में है, पर इन सब के पीछे निहान का हाथ है। उसने ही उस आदमी को आपको मारने के लिए कहा था। मान ने कहा तो अभय की आंखें गुस्से से छोटी हो गई। उस आदमी को बाहर निकलवाओ और उससे कहो कि वो निहान को मार दे। उसकी फैमिली तो होगी ना, उसे ब्लैकमेल करो। मुझे निहान की मौत उसके ही हाथों चाहिए जिसके हाथों उसने मेरी मौत चाही। ये काम कल ही हो जाना चाहिए। अभय ने मान को ऑर्डर दिया और कॉल एंड कर दिया। मान ने लाचारी से अपने हाथ में मौजूद फोन को देखा। मेरी छुट्टी, मान ने मन ही मन बेहद अफसोस से कहा और चला गया अपना ऑर्डर पूरा करने। आज निहान को उस आदमी का कॉल आया था जिसे उसने अभय को मारने के लिए कहा था। वो आदमी निहान को धमकी दे रहा था और उस आदमी ने निहान से 10 लाख की भी मांग की थी। निहान तो वैसे भी उसके लिए चिढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया था और अब उसकी चीड़ इतनी बढ़ गई थी कि वो उसे मारने के इरादे के साथ उससे मिलने के लिए निकल गया। न्यूज में अभी भी अभय पर हमले की खबर फ्लैश हो रही थी, पर किसी को हमलावर के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो जेल से फरार हो चुका था। अभय अपने घर के सोफे पर बैठा आराम से न्यूज देख रहा था। उसने अपने जख्म पर से सारे बैंडेज निकाल दिए थे, क्योंकि उनकी वजह से उसे बेहद इरिटेशन हो रही थी। तभी अचानक से न्यूज की जगह टीवी पर मोटू पतलू चलने लगा। अभय ने फौरन अपनी नजरें घुमाई तो उसके बगल में अनी बैठी थी और उसके हाथ में रिमोट था। साथ ही वो अपनी चमकती आंखों से मोटू पतलू देख रही थी। समोसे अनी ने मोटू की नकल की और हंसने लगी। मम्मा, अनी को भी समोसे खाने हैं, अनी ने सलोनी से कहा जो अभय के लिए पानी लेकर आई थी। ये सब हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, कहते हुए अभय ने जैसे ही अनी से रिमोट लेना चाहा, अनी ने झट से अपने हाथ पीछे करते हुए कहा, नहीं पापा, अभी अनी को मोटू देखना है। अनी की इस हरकत पर सलोनी हंस दी तो अभय उसे घूरने लगा। अभय को ऐसे देख सलोनी ने भी उसे घूरा और पानी का ग्लास उसके होंठों पर लगा दिया। अभय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। सलोनी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मम्मा समोसे, अनी ने चिल्लाकर सलोनी से कहा और फिर मोटू को समोसे खाते हुए देखने लगी। अभय ने एक नज़र मोटू पतलू को देखा, फिर अपना सिर झटक कर वो अपना फोन लिए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में सलोनी ने अनी के सामने गर्म गर्म समोसे रख दिए। अनी खुशी से सोफे से कूद गई और टेबल में मौजूद समोसे को जैसे ही उठाना चाहा, सलोनी ने उसे टोक दिया। अभी रुक जाओ बच्चे, गो गर्म है। अनी ने बुरा सा मुंह बनाया और समोसे को घूरने लगी। उसे ऐसे देखकर लग रहा था मानो वो मन ही मन समोसे को धमका रही थी कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। अनी अभी समोसे को घूर ही रही थी कि तभी किसी ने वो प्लेट उठा ली। अनी ने समोसे की प्लेट पकड़े इंसान की तरफ देखा तो वो उसके अपने पापा थे। पापा, अनी को समोसे चाहिए, अनी ने मासूमी से कहा। रुको बेटा, पापा को चेक तो करने दो कि ये टेस्टी बना है नहीं। इतना कहकर अभय ने एक समोसा उठा और अपने मुंह में डाल लिया। अनी पलकें झपकाते हुए अभय को देखने लगी। एक समोसा खत्म करने के बाद अभय ने जब दूसरा समोसा उठा तो अनी आगे बढ़कर अभय की पेंट खींचने लगी। अभय ने प्लेट रखी और अनी को गोद में लिए वो वहीं सोफे पर बैठ गया और खुद अपने हाथों से उसे समोसे खिलाने लगा। अनी भी मजे से समोसे खा रही थी। अभी ये समोसे हेल्थ के लिए ठीक नहीं थे और अब देख लो। सलोनी अभय को देखकर बड़बड़ाई तो आरती और सुगंधा जी हंस दी। दादी मां सलोनी ने मुंह बनाया और वहां से चली गई। अभय जो अनी को समोसे खिलाने में बिजी था, अचानक से उसका फोन बज उठा और अभय ने अनी को समोसे की प्लेट थमा दी और अपना फोन उठाकर उसकी स्क्रीन पर देखने लगा। अनी ने कुछ नहीं कहा और समोसे खाते हुए वो टीवी देखने लगी। मान का नाम देखते ही अभय ने अनी को गोद से उतार दिया और उसके माथे पर प्यार से किस करके कहा, पापा अभी आ रहे हैं बच्चे। इतना कहकर अभय फोन लिए अपने रूम में चला गया। निहान को उस आदमी ने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बुलाया था। कुछ ही समय में निहान उस बिल्डिंग के बाहर था। वो जगह काफी सुनसान थी। निहान ने अपनी पॉकेट में अपनी गन छुपाई और उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। उसके हाथ में एक बैग भी था। तभी निहान का फोन बजने लगा। निहान ने गुस्से में फोन उठाते ही कहा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने। निहान ने अपनी नजरें उठाई तो सामने वही शख्स खड़ा था जिसे उसने हायर किया था और अभी वो उसे ही ब्लैकमेल कर रहा था। गुस्से की वजह से निहान की भवें इकट्ठी हो गई। वो आदमी निहान के पास आया और निहान के हाथ से बैग लेने के लिए उसने अपने हाथ बढ़ाए, पर निहान फौरन 2 कदम पीछे हुआ और उसने अपनी पॉकेट से गन निकाल ली। सामने मौजूद शख्स की नसें तन गई। उसी पल किसी ने निहान पर पीछे से हमला किया। निहान की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो अपना सिर पकड़े वहीं गिर गया। उसके सिर पर बेहद भरी चीज से वॉर किया गया था। उस शख्स ने निहान के पीछे देखा तो वो वही ड्राइवर था जिसे उस शख्स ने अभय को मारने के लिए कहा था। उस शख्स ने आगे बढ़कर निहान की गर्दन पर चाकू से वॉर कर दिया और उसके हाथ से बैग लेकर वो वहां से निकल गया। बाहर आते ही वो दोनों एक गाड़ी में बैठे और गाड़ी वहां से निकल गई। उस गाड़ी में सामने ड्राइवर के साथ मान बैठा था। उसने उन दोनों आदमियों की तरफ एक ब्रीफकेस बढ़ाते हुए कहा,
इसमें पैसे और तुम दोनों के साथ तुम दोनों की फैमिली के भी पासपोर्ट और टिकट्स है। आज रात ही यहां से चले जाओ। उन दोनों ने फौरन हामी भर दी। एक होटल के सामने उनकी गाड़ी रुकी और वो दोनों शख्स वहां से चले गए। उनके जाते ही मान ने अभय को कॉल किया। काफी देर बाद सामने से अभय ने कॉल रिसीव किया। काम हो गया सर, मान ने खुशी से कहा। गुड, इतना कहकर अभय ने कॉल कट कर दिया। अभय के कॉल कट करते ही मान के चेहरे में उतरी सारी खुशी हवा हो गई। उसने गुस्से में फोन को घूरते हुए कहा, किस मनहूस घड़ी में मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी। इससे पहले मान अभय को भला बुरा कहता, उसके फोन की नोटिफिकेशन बजी। मान ने अपना फोन चेक किया तो उसका चेहरा खुशी से खिल गया, क्योंकि अभय ने उसे एमएसजी किया था। उसे पूरे 3 महीने की छुट्टी दी थी अभय ने, और एडवांस पेमेंट भी। मान ने खुशी से फोन को चूमते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं सर। बगल में बैठा ड्राइवर मान को अजीब नजरों से देख रहा था। जब मान की नजर ड्राइवर पर पड़ी तो वो झेप गया, पर खुद को संभालते हुए उसने ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए कहा। डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चुके थे। सलोनी भी अनी को लिए उसके रूम में जा रही थी कि तभी बीच में ही अभय ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अनी को सुलाकर रूम में आओ। इतना कहकर अभय वहां से सीधे अपने रूम में चला गया और सलोनी उसे हैरानी से देखती ही रह गई। काफी देर तक अभय सलोनी का इंतजार करता रहा, पर जब सलोनी उसके पास नहीं आई तो वो उठा और रूम से बाहर निकल गया। अनी के रूम की लाइट्स ऑन थी तो उसके कदम उसी तरफ बढ़ गए। अभय जैसे ही अनी के रूम में आया, उसकी नजर अनी और सलोनी पर पड़ी। वो दोनों ही एक दूसरे को पकड़े आराम से सो रही थी। अभय के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो भी उनके पास जाकर लेट गया और उसने सलोनी को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में था। तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो, तुम जहां कहोगी हम वहां चलेंगे। सच्ची, मान ने निधि की कलाई पकड़ते हुए कहा। पहले ले तो चलो, पता चला आधे रास्ते में ये फोन फिर बजा और तुम कहो, बेबी हम फिर कभी चलेंगे। निधि ने मुंह बनाते हुए कहा तो मान हंस पड़ा। मान को हंसते देख निधि का पारा और हाई हो गया। निधि गुस्से में वहां से जाने लगी, पर मान ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी और अपने करीब खींच लिया। निधि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मान ने प्यार से निधि के गालों को थामा और कहा, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। निधि ने तुरंत ना में अपनी गर्दन हिला दी तो मान मुस्कुरा दिया और उसने आगे बढ़कर निधि के दोनों गालों को चूम लिया। उसकी हरकत से निधि शर्माकर उसके सीने से लग गई। मान ने अपना फोन ऑफ कर दिया था और वो अपनी निधि के साथ छुट्टी पर कहाँ जा रहा है ये भी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि अभय का क्या भरोसा, फोन बंद होने पर वो वहीं पहुंच जाता। 2 दिन बीत गए थे और मिस्टर बंसल अपने बेटे के ना मिलने से परेशान थे। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, पर पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगा। 2 दिनों से सलोनी अभय के सामने ही नहीं आ रही थी और ना ही अभय को कोई मौका मिल पा रहा था। ऊपर से उसने मान को भी छुट्टी पर भेज रखा था और वो अपना फोन बंद किए बैठा था, जिस वजह से वो गुस्से में भी था। अब वो सलोनी को इग्नोर करने लगा, जिस वजह से अब सलोनी परेशान थी। और फिर 2 दिन और बीत गए। आप दोनों अनी को लेकर कहाँ जा रही है? सलोनी ने हैरानी से आरती और सुगंधा जी को देखते हुए कहा। आरती की गोद में अनी थी, जिसके फेस पर क्यूट सी स्माइल थी। बेटा हम पूजा में जा रहे हैं, शर्मा की बहू का लड़का हुआ है, तुम यहीं रहो, पता नहीं अभय कब आ जाए। आरती ने कहा तो सलोनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मम्मा अनी न्यू बेबी देखने जा रही है, अनी ने खुशी से कहा तो आरती, सलोनी और सुगंधा जी तीनों ही मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद आरती, सुगंधा जी और अनी वहां से जा चुके थे। उनके जाते ही सलोनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से एक सर्वेंट को बुलाया और उसे कुछ समझाने लगी। सलोनी की बात सुनते ही उस सर्वेंट ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। सर्वेंट के वहां से जाते ही सलोनी फौरन अपने रूम में चली गई। 3 लड़के छुपने के लिए उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चले गए, जहां निहान की लाश पड़ी हुई थी। 4 दिन हो जाने की वजह से उसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। वो लड़के जो दिखने में ही चोर उचक्के लग रहे थे, लाश देखकर घबरा गए और वहीं खड़े रह गए। जब 2 कांस्टेबल वहां पहुंचे तो वो भी लाश देख हैरान थे। उन्होंने जल्दी से पुलिस स्टेशन में कॉल किया और एक कांस्टेबल उन 3 लड़कों को पकड़ के वहां से ले गया, जबकि एक वहीं रहा। मिस्टर बंसल के सामने निहान की लाश पड़ी थी और वो नम आंखों के साथ उन्हें देख रहे थे। उनकी मुठियां कसी हुई थी। वो जानते थे कि ये सब किसने किया है। अब उनका इकलौता सहारा उन्हें छोड़कर जा चुका था। ऐसे में अब उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो मन ही मन कुछ फैसला कर चुके थे। उन्होंने उसी पल किसी को कॉल किया और ऑर्डर देने के अंदाज में बात करके उन्होंने फोन कट कर दिया। अभय का रूम गुलाब की खुशबू से महक रहा था, क्योंकि पूरा कमरा लाल गुलाब से सजाया हुआ था और सलोनी मुस्कुराते हुए कैंडल्स जला रही थी। बेड के ऊपर जहां अभी अभी अभय ने अपनी छोटी सी फैमिली की बड़ी सी फोटो लगवाई थी, उसके जस्ट नीचे बेहद खूबसूरती से आई लव यू अभय लिखा हुआ था। कैंडल्स जलाकर सलोनी ने वहां मौजूद सर्वेंट को कुछ इशारा किया तो वो हामी भरते हुए वहां से चला गया। अभय अपनी इंडस्ट्री से निकल ही रहा था
कि तभी उसका फोन बज पड़ा। अभय ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से आवाज आई, सर निहान की बॉडी पुलिस को मिल गई है और बंसल इस वक्त बेहद गुस्से में है। उसने किसी को कॉल करके आपकी फैमिली के हर मेंबर के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है और खासकर आप पर भी। सामने मौजूद शख्स की बात सुनते ही अभय की भवें इकट्ठी हो गई। ये बुढ़ा मुझसे एक और पाप करवाएगा, अभय ने कहा तो सामने मौजूद शख्स ने आगे कहा, सर सलोनी मैडम घर में अकेली है और बाकी के सब पूजा में गए हैं। आपके कहे मुताबिक सबके साथ सीक्रेट गार्ड्स है, वो पल पल की अपडेट हमें देते रहेंगे। हम्मम तुम हर मिनट की खबर मुझे देना, कहकर अभय ने कॉल एंड किया ही था कि उसका फोन दोबारा बज पड़ा। अभय ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया क्योंकि घर से कॉल था। सर वो सलोनी मैडम अचानक से बेहोश हो गई, हमने डॉक्टर को कॉल किया है, आप जल्दी आ जाए। सामने से सर्वेंट की आवाज आई तो अभय ने तुरंत कॉल एंड किया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। ड्राइवर बेचारा वहीं खड़ा रह गया, वो बस जाती हुई गाड़ी को देखता ही रह गया। स्विट्जरलैंड एक बेहद खूबसूरत होटल के खूबसूरत कमरे की खिड़की खुली हुई थी। ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से पर्दे उड़ रहे थे और उसी कमरे में मौजूद ड्रेसिंग के सामने निधि अपने बाल बना रही थी। बाल बनाकर जब वो पलटी तो मान को बेड पर बेसुध सा सोया देखकर उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि जब से वो यहाँ आए थे एक ही रूम में बंद थे, बस खाना ऑर्डर करके खा रहे थे और आज निधि को बाहर जाने का मन था और उसका पति परमेश्वर घोड़े हाथी सब बेचकर सो रहा था। एक तो खुद मान ने उसे इतने दिनों से ढंग से सोने नहीं दिया और अभी खुद चैन से सो रहा था, ऐसे में उसका गुस्सा लाजमी था। निधि ने मान के पास जाकर उसे आवाज दी पर मान करवट बदलकर फिर सो गया। उसकी इस हरकत पर निधि चिढ़ गई, उसने मान के बाल पकड़े, पर इससे पहले वो मान के बाल खींचकर उसे गंजा करती मान ने उसे उसकी कमर से पकड़ा और बेड पर गिरा दिया। इससे पहले निधि कुछ समझती मान झट से उसके ऊपर आ गया और उसके मुंह खोलने से पहले ही मान ने उसका मुंह अपने मुंह से बंद कर दिया और ब्लैंकेट खींचकर उसने दोनों को ढक दिया। अभय की गाड़ी सीधे उसके घर के सामने रुकी। उसी पल आरती, सुगंधा जी और अनी भी वहां पहुंच गए। अभय ने उन्हें कुछ नहीं बताया और तेजी से घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही अभय ने सामने खड़े सर्वेंट से सलोनी के बारे में पूछा तो उसने अभय के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। अभय के ऐसे जाने से आरती, सुगंधा जी और अनी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर वो सब अंदर आए तो सर्वेंट ने आरती और सुगंधा जी को पूरी बात बता दी कि सलोनी मैम ने अभय सर को मनाने के लिए बेहोश होने का ड्रामा किया था। सर्वेंट की बात सुनकर आरती और सुगंधा जी ने एक नजर अभय की तरफ देखा जो तेजी से अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर आरती और सुगंधा जी मुस्कुरा दी और अनी को अपने साथ रूम में ले गई। अभय लंबे डग भरता हुआ अपने रूम के दरवाजे के पास पहुंचा और झटके से दरवाजा खोल के अंदर घुस गया। रूम में पहुंचते ही अभय हैरान था, क्योंकि रूम में सब तरफ सिर्फ कैंडल्स जल रही थी और एक भी खिड़की नहीं खुली थी, जिस वजह से रूम में अंधेरा था। अभय रूम के अंदर आया और उसने स्विच की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑन करना चाहा, पर उससे पहले ही किसी ने उसके पीछे से जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अभय फौरन पलट गया। उसी पल सलोनी ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। कैंडल्स की मध्यम सी रोशनी में अभय ने सलोनी को पहचान लिया। एक पल के लिए तो अभय भी सलोनी के इस रिएक्शन से हैरान था, पर अगले ही पल उसके लब मुस्कुरा उठे। सलोनी ने अभय के सीने से लगे हुए ही अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो अभय की स्माइल बड़ी हो गई। मुझे लगा था तुम कुछ और दिन मुझे इग्नोर करने वाली हो। अभय की बात सुनकर सलोनी का मुंह बन गया। वो उसी पल अभय से अलग होने लगी, पर अभय ने उसे खुद में भींच लिया। बेशक पास आना तुम्हारी मर्जी हो, पर दूर जाने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन लगेगी और वो तुम्हें मिलने से रही। कहते हुए अभय ने सलोनी पर अपनी पकड़ और कस दी और धीरे से बोला, वैसे ये रूम बहुत रोमांटिक लग रहा है, मानो हमारी फर्स्ट नाइट हो। अभय ने शरारत से सलोनी के कान में कहा तो सलोनी के कान गर्म हो गए। उसने अभय को आंखें दिखाई तो अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई नो कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूं, पर ऐसे आंखें फाड़ के तो मत देखो, तुम्हारा ही हूं। अभय ने कहा तो सलोनी ने नाराज होकर उसके सीने पर हाथ मारना चाहा, पर अभय ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर से लगाया और उसे अपने करीब कर उसने उसके लबों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिया। कुछ पल बाद जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो सलोनी ने एकदम से अभय को अपने गले से लगा लिया। आई लव यू, आई रियली लव यू सलोनी, अभय ने सलोनी को अपनी बाहों में भरते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, सलोनी ने अपना चेहरा उठाते हुए कहा, पर उसके होंठों की वो हल्की सी शरारती मुस्कान उसकी चुगली कर गई। सुनकर क्या करोगी, तुम मेरा प्यार महसूस कर लो, अभय ने भी बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा तो सलोनी कंफ्यूज हो गई। अगले ही पल अभय दोबारा सलोनी के होंठों को चूमने लगा। सलोनी तो अभय के प्यार को महसूस करने से पहले शॉक ही हो गई थी। 15 से 20 मिनट बाद अभय ने सलोनी को छोड़ा तो सलोनी अब वहां से भागने के फिराक में थी, पर इससे पहले सलोनी वहां से भागती अभय ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सलोनी अभय की हरकत से एकदम से हड़बड़ा गई। ये तुम क्या कर रहे हो, सलोनी ने हड़बड़ा कर पूछा। तुमने हमारी फर्स्ट नाइट की तैयारी की है,
उसका फायदा उठा रहा हूं। वैसे भी अनी को उसका भाई भी देना और तुम ऑलरेडी काफी लेट कर चुकी हो। पर अब नहीं, कहते हुए अभय ने सलोनी को बेड पर लेटा दिया। सलोनी तो पलकें झपकाते हुए हैरानी से अभय को देखती ही रह गई और अभय उसके ऊपर झुक गया। पर अभी तो नाइट नहीं हुई, सलोनी के मुंह से हड़बड़ी में निकल गया। सलोनी की बात सुनकर अभय की स्माइल बड़ी हो गई और सलोनी ने अपनी जीभ चबाकर अपनी आंखें भींच ली। कोई बात नहीं, अब जरूरी तो नहीं कि तुम्हें प्यार करने के लिए अब मैं नाइट के आने का वेट करूं। कहते हुए अभय ने सलोनी के दोनों हाथों की उंगलियों को अपने दोनों हाथों की उंगलियों में कैद कर लिया और उसके चेहरे के करीब जाकर वो उसे किस करने लगा। सलोनी की आंखें एकदम से बंद हो गई और उसकी पकड़ अभय के हाथों में कस गई। डिनर का वक्त हो चुका था और अभय के साथ सलोनी अभी भी उसके रूम में ही थी। दादी मम्मा पापा कहाँ हैं? अनी ने आरती की गोद में चढ़ते हुए कहा। आरती और सुगंधा जी ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर अभय के बंद कमरे को। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो अनी को क्या जवाब दे। बेटा, मम्मा पापा अभी काम से बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तो आप उन्हें अच्छे से डांटना। चलो अब आप खाना खा लो, सुगंधा जी ने कहा तो अनी ने मासूमी से कहा, अनी को भी बाहर जाना है, आइसक्रीम भी खाना है। अनी की बात सुनकर आरती ने प्यार से कहा, हम सुबह बाहर जाएंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे, चलो अब खाना खाओ। बेहद नखरे के बाद अनी ने आखिर खाना खा ही लिया। उसे खाना खिलाकर सुगंधा जी अपने साथ ही ले गई और आरती भी उन्हीं के साथ आ गई। कुछ ही देर में वो तीनों सो चुकी थी। लगता है सब सो गए, अभय की शर्ट पहने खड़ी सलोनी ने दरवाजे पर कान लगाकर कहा। इसलिए हमें भी सोना चाहिए, अभय ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। अभय इस वक्त सिर्फ लव में था। सलोनी ने झट से अभय को धक्का देते हुए नाराजगी से कहा, अब इसे मत फाड़ देना। अभय ने उसके टॉप के बटन न खुलने पर उसे फाड़ दिया था और वो टॉप जमीन में बेदर्दी से पड़ा हुआ था। अभय के लब मुस्कुरा उठे और उसने उसी पल सलोनी की पहनी हुई शर्ट के 2 बटन तोड़ दिए। सलोनी ने हैरानी से पहले खुद को देखा, फिर अभय को जो उसे फिर से अपनी बाहों में लिए खड़ा उसे ही देख रहा था। सुबह का वक्त था जब सलोनी ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। टेबल लैंप की रोशनी में अपने सामने अभय को देखकर वो मुस्कुरा दी। अभय सलोनी को अपनी बाहों में जकड़े चैन से सो रहा था। वो दोनों बेहद करीब थे। सलोनी अभय से छूटने के लिए कसमसाई तो अभय की नींद भी खुल गई। अभय पहले तो मुस्कुराया, फिर उसने वापस से अपनी आंखें बंद कर दी और सलोनी के सीने में अपना सिर रख दिया। सलोनी ने पहले तो अभय को घूरा, फिर उसका सिर हटाते हुए बोली, अब हटो भी, अनी हमें ढूंढ रही होगी, अभी वो से रही होगी। कहते हुए अभय ने सलोनी को उसकी कमर से पकड़कर अपने और करीब कर लिया। अभय, सलोनी ने उसे घूरते हुए कहा। हम्म, अभय ने मुस्कुराकर इस तरह से कहा कि सलोनी एकदम से चीड़ गई। मुझे वॉशरूम जाना है, सलोनी ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा तो अभय ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर छोड़ दिया। सलोनी जल्दी से उठी। उसने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके सारे बटन टूट चुके थे, इसलिए उसने शर्ट को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। सलोनी अभय के कबर्ड की तरफ आई और दूसरी शर्ट निकालकर पहन ली। आज ही अपना सामान तुम यहाँ शिफ्ट कर लो। अभय की आवाज सलोनी के कानों में पड़ी तो उसके कदम रुक गए। उसने अभय की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आना पाप था। उसके होंठों पर मुस्कान देख सलोनी खुद को मुस्कुराने से ना रोक पाई और मुस्कुराते हुए वो वहां से चली गई। सलोनी के जाते ही अभय ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, पर उसका हाथ अनायास ही अपने बेड के दूसरे हिस्से पर चला गया और उसने अपनी आंखें खोल ली और उठ बैठा। सलोनी रूम में पहुंची ही थी कि अचानक अपने सामने अनी को देख वो हड़बड़ा गई। मम्मा कहाँ से आ रही हो और मम्मा ने पापा जैसी ड्रेस क्यों पहनी है? सामने खड़ी अनी ने मासूमी से पूछा। मम्मा तो यही थी, वो बस पापा की ड्रेस पहनकर देख रही थी कि कैसी लगती है। सलोनी ने खुद को संभालते हुए जल्दी से जवाब दिया। अनी ने अपनी आंखों को गोल किया और मासूमी से बोली, अनी को भी पापा की ड्रेस चाहिए, अनी भी पापा की तरह बन जाएगी, ब्यूटीफुल। कहते हुए अनी के फेस पर लंबी सी स्माइल आ गई और उसकी बात सुनकर सलोनी को हंसी आ गई। हाँ बेटा, आपके पापा बहुत ब्यूटीफुल है, कहकर सलोनी ने अनी को गोद में उठा लिया। अनी को भी पापा के जैसा ब्यूटीफुल बनना है, डाइनिंग टेबल पर बैठी अनी ने अभय के आते ही कहा तो अभय हैरानी से अनी को देखने लगा, जबकि वहां मौजूद सलोनी की हंसी छूट गई। अभय ने जब सलोनी को घूर कर देखा तो वो अनजान सी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद अभय बाहर जा रहा था, जब अनी ने जाते जाते उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अनी को भी पापा साथ जाना है। अनी की बात सुनकर अभय मुस्कुरा दिया और उसने अनी को अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे लेकर बाहर निकल ही रहा था जब उसका फोन अचानक रिंग करने लगा। अभय ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर बंसल ने रात में आपकी गाड़ी में बॉम्ब लगवा दिया था और अब वो खुद आपके घर के बाहर खड़ा आपके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। वॉट? अभय ने गुस्से में कहा। यस सर, पर मैंने वो बॉम्ब वापस उसी की गाड़ी में फिट कर दिया है। सामने से आई इस आवाज से अभय के होंठों पर एक तीखी सी मुस्कान उभर गई। गुड कहकर अभय ने कॉल कट कर दिया और अनी के साथ बाहर निकल गया।
अपनी गाड़ी लेकर जब अभय घर से बाहर निकला तो कुछ देर उसकी गाड़ी का किसी ने पीछा किया। अभय की नज़र अपनी गाड़ी के पीछे आ रही गाड़ी पे ही थी। कुछ देर बाद वो गाड़ी एकदम से रुक गई जब अभय की गाड़ी ऐसे रास्ते पर पहुंची जहां लोगों का आना जाना काफी कम था। अभय ने अपनी नजरें अभी भी नहीं हटाई थी। तभी कुछ दूर जाते ही अभय की गाड़ी के पीछे आती गाड़ी एकदम से ब्लास्ट हो गई। अभय ने एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगाई और पीछे देखने लगा, पर उसने बाहर निकलकर देखने की जहमत नहीं उठाई। कुछ पल बाद अभय अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। दिन बीतने लगे। बंसल ने दूसरी गाड़ी ली हुई थी, जिस वजह से उस गाड़ी और उसके मालिक का कुछ पता नहीं था। बंसल के सर्वेंट्स ने भी उसकी मिसिंग रिपोर्ट कर दी, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। मान भी अपनी छुट्टियों से वापस आ चुका था और फोन ऑन करते ही उसका फोन बज पड़ा। मान ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर निधि की तरफ जो इस वक्त उसे ही देख रही थी। मान ने अपने दांत चमकाए और जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए वो बाहर निकल गया। मान को देखते ही निधि ने अजीब सा मुंह बना लिया और फिर उसने भी अपना फोन निकालकर अपनी मां को कॉल किया और अपने रूम में चली गई। तुम छुट्टी पर थे तो तुम्हें फोन बंद करने के लिए किसने कहा? अभय की आवाज जैसे ही मान के कानों में पड़ी, उसने मन ही मन कहा, अब मेरे फोन बंद करने से आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं आपकी कोई बीवी तो नहीं? तुम्हें सुनाई दे रहा है? अभय ने गुस्से में कहा। तो मान ने एकदम से कहा, सॉरी सर, पर मेरा फोन खराब हो गया था। छुट्टी की वजह से मैंने जल्दी बनवाने दिया था, पर मोबाइल बनाने वाले ने जल्दी बनाया ही नहीं। मैं तो 2 से 3 बार मान अभी कह ही रहा था कि इतने में ही सामने से अभय ने गुस्से में उसे टोकते हुए कहा, बंद करो अपनी बहानेबाजी, समझ में आए बात, और अभी के अभी मेरे सामने पहुंचो। अभय की बात सुनते ही मान ने पहले बुरा सा मुंह बनाया, फिर जल्दी से बोला, यस सर। मान की बात सुनते ही अभय ने कॉल एंड कर दिया और मान बस फोन को घूरते ही रह गया। सलोनी जो काफी समय से अपना कोई सामान ढूंढ रही थी, उसने पूरे कमरे का कबाड़ा कर दिया था। वो अपने पैरों के पंजों के बल खड़ी होकर कबर्ड के सबसे ऊपर के सामान को देखने की कोशिश कर रही थी, जब अभय की गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी और वो सीधी खड़ी हो गई। व्हाट द हेल, तुम मेरी बात एक बार में क्यों नहीं सुनती? तुम्हें कोई भी काम करने से मना किया था ना मैंने? अभय ने सलोनी को घूरते हुए कहा। सलोनी ने मन ही मन कहा, इस खुन्नस को भी अभी आना था। अभय ने सलोनी के करीब आकर उसका हाथ थाम लिया और उसे वहां से बेड के पास ले आया और उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, अब यहां से हिलना मत। इतना कहकर उसने घर के सर्वेंट्स को आवाज दी, ये कमरा मुझे 10 मिनट में साफ चाहिए। एक सर्वेंट के आते ही अभय ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, तो उस सर्वेंट ने अपना सिर हिला दिया और अपने काम में लग गया। अगर अब मैंने तुम्हें कोई ऐसी वैसी हरकत करते देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभय ने दोबारा सलोनी के पास आकर कहा तो सलोनी उसे घूरने लगी। मम्मा कहती हुई अनी दौड़ती हुई सलोनी के पास आए, पर इससे पहले वो सलोनी की गोद में चढ़ती, अभय ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, बेटू अभी मम्मा को तंग नहीं करते ओके? अनी ने मासूमी से सलोनी की तरफ देखते हुए कहा, अनी को भाई देखना है, अभी भाई को आने में टाइम है बच्चे। सलोनी ने प्यार से अनी के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं अनी को अभी भाई देखना है। अनी ने जिद करते हुए कहा, भाई को आने में अभी टाइम है बच्चा, लेकिन अगर आप मम्मा का अच्छे से ख्याल रखोगे और उन्हें परेशान नहीं करोगे तो भगवान जी आपके भाई को मम्मा के पास जल्दी भेज देंगे, जिससे तुम उसे देख पाओगी। अभय ने अनी को लगभग डिटेल में समझाते हुए कहा। अनी कुछ देर अभय की शक्ल ही देखती रही ताकि वो उसकी बात समझ सके। अनी मम्मा का ख्याल रहेगी पक्का? फिर तो अनी भाई को जल्दी देखेगी ना? अनी ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, बिल्कुल मेरा बच्चा। अभय ने अनी के दोनों गालों को चूमते हुए कहा तो अनी जल्दी से अभय की गोद से फिसली और वहां से भाग गई। अनी सलोनी ने अनी को आवाज दी, पर अनी ने नहीं सुना और वहां से चली गई। एक हफ्ते पहले ही सलोनी के वीकनेस की वजह से अभय उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गया, जहां उसे पता चला कि वो फिर से पापा बनने वाला है। उस वक्त उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी और सलोनी वो तो बस एकटक अभय को ही देख रही थी। अभय इस वक्त बेहद खुश था। सलोनी पूरे 6 हफ्तों से प्रेग्नेंट थी। फिर क्या था? अभय ने डॉक्टर से पूछकर उसका डाइट सेट कर दिया और उसे एक भी काम करने से मना कर दिया। उसने तो अपना कमरा भी नीचे शिफ्ट कर लिया ताकि सलोनी को सीढ़ियों की वजह से कोई तकलीफ ना हो। अभय की इतनी ज्यादा केयर देखकर सलोनी अभी से चिड़चिड़ी हो गई थी। मम्मा कुछ ही देर बाद अनी वापस से रूम में दाखिल हुई। अब उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कुछ कटे हुए एप्पल के टुकड़े थे। अभय और सलोनी हैरानी से अनी को देख रहे थे। अनी सलोनी के पास आई और उसने वो प्लेट सलोनी के सामने रखते हुए कहा, मम्मा को पौव के लिए ये खाना है, दादी ने कहा। कहकर अनी ने सलोनी को एप्पल खाने का इशारा किया। सलोनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और एप्पल का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगी, तो अनी के फेस पर और बड़ी वाली स्माइल आ गई। बेबी प्लीज ये खा लो, ये मैंने खुद बनाया है। मान निधि के पीछे अपनी बनाई हुई रोटी लिए पड़ा था, पर निधि का मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसे तो आलू के पराठे खाने थे। मान मुझे आलू के पराठे खाने हैं, निधि ने जिद करते हुए कहा।
मान ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं आलू के पराठे बना रहा हूँ, कहकर वो वापस किचन में चला गया। उसके जाते ही निधि के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान बिखर गई। निधि भी 1 मंथ प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से मान उसके सारे नखरे उठा रहा था और उसके नखरे उठाने के लिए ही तो अभय ने उसे खास छुट्टी दे रखी थी, जिसका पूरा फायदा निधि उठा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद मान ने निधि के सामने आलू के पराठे लाकर रख दिए। मान के हाथों के बने पराठे देखकर निधि ने हैरानी से मान की तरफ वापस देखा तो वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, मानो अपनी तारीफ का उसे बेसब्री से इंतजार हो। मुझे बाहर शॉपिंग पर जाना है, मैं घर में रहकर बोर हो गई हूँ, सलोनी ने मुंह बनाते हुए अभय से कहा जो उसे ही घूर रहा था। हो गया, अभय ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा तो सलोनी मायूसी से अपने बेड की तरफ बढ़ गई। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट में रेडी होकर आओ। इतना कहकर अभय तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही सलोनी के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो जल्दी से तैयार होने चली गई। स्टॉप गाड़ी के खिड़की से बाहर देखती सलोनी ने अचानक से अभय को गाड़ी रोकने के लिए कहा। आज वो खुद अपनी फैमिली को घुमाने लाया था। पीछे वाली सीट पर अनी बैठी मासूमी से बाहर देख रही थी। सलोनी की आवाज सुनते ही अभय ने झट से गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, अभय ने परेशानी से पूछा। वो देखो, सलोनी ने एक तरफ इशारा किया। क्या कहते हुए अभय ने सलोनी के इशारे को समझने की कोशिश की। पानी पूरी, सलोनी ने खुशी से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा। सलोनी की बात सुनकर अभय ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, ये तुम नॉर्मल तरीके से भी कह सकती थी। पर मैंने तो नॉर्मल ही कहा था, सलोनी ने मुंह बनाकर कहा और अनी को वहां से लेकर उसी ढाबे की तरफ बढ़ गई। अभय ने एक नजर उस ढाबे को देखा, फिर वो भी उनके पीछे चल पड़ा। मान निधि के सामने ऐसे खड़ा था मानो वो आज मेडल लेकर ही मानेगा। वहीं निधि अपने सामने प्लेट में मौजूद एक अनोखे से पराठे को देख रही थी जो कच्चा था और ऊपर से जला हुआ। 1 घंटे में तुमने ये एक जला कच्चा पराठा बनाया है, निधि ने मान को घूरते हुए कहा। हाँ तो जैसे आती है वैसे ही बनाऊंगा ना, मान ने भी मुंह बनाकर कहा। उसने इस पराठे में कितनी मेहनत की थी और वो तुरंत ही रिजेक्ट हो गया। मान ने निधि को इग्नोर किया और अपना बनाया हुआ पराठा उसने झट से उठा लिया और खुद खाकर देखने लगा। पहले 2-3 कौर तो उसने जैसे तैसे खा लिए, पर फिर उससे वो अजीब सा पराठा खाया ही ना गया और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही निधि भी उसके पीछे गई। चलो मैं तुम्हें पराठे बनाना सिखा देती हूँ, निधि ने मान के करीब आते हुए कहा तो मान के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। फिर वो दोनों पराठे बनाने में बिजी हो गए। वो छोटा सा पानीपुरी वाला ढाबा बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। सलोनी जाकर एक चेयर पर बैठ गई और उसने वहां काम करते एक लड़के को पानीपुरी का ऑर्डर दिया, वो भी 4 प्लेट, और अपने बड़े बड़े गॉगल्स निकालकर वो इस ढाबे को देखने लगी। अभय जो अभी अभी उनके पास पहुंचा था, उसने हैरानी से कहा, हम तो 2 है, 4 प्लेट का क्या करोगी। अभय ने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था और आंखों पर गॉगल्स। सलोनी ने अभय को अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, ये 4 प्लेट पानी पूरी मेरी अकेले की है, आप अपना देखें। वैसे भी अनी को तो पानी पूरी खानी नहीं है ना अनी। सलोनी अनी की तरफ देखकर पूछा तो उसने ना में सिर हिलाकर मुंह बना लिया और अभय की गोद में चढ़ गई। जबकि अभय सलोनी की बात सुनकर उसे घूर रहा था। उसने भी अपने लिए 5 प्लेट पानी पूरी ऑर्डर की। अभय का ऑर्डर सुन पहले तो सलोनी हैरान थी, पर अगले ही पल उसके होंठों पर स्माइल आ गई। कुछ लोग अनी और सलोनी को पहचानने की कोशिश कर रही थी, इसलिए खुसूर फुसूर कर रही थी। कुछ देर बाद अभय और सलोनी का ऑर्डर आ चुका था। सलोनी मस्त चटकारे ले लेकर खाने लगी, जबकि अभय हैरानी से सलोनी का मुंह ही देखता रह गया। फिर उसने अपना सिर झटका और अपना मास्क निकालकर खुद भी पानी पूरी खाने लगा। वहां की पानी पूरी बेहद टेस्टी थी, इसलिए वहां काफी भीड़ थी। उनमें से कुछ लोगों ने अभय और उसकी फैमिली को पहचान लिया और उसी पल वहां मौजूद पब्लिक में भगदड़ मच गई। अभय तो कुछ पल के लिए भूल ही गया था कि उसे पब्लिक में ऐसे नहीं आना है। उसने सलोनी की तरफ देखा तो वो उसे ही घूर रही थी। अभय के गार्ड्स, जिन्हें अभय ने इमरजेंसी में ही सामने आने के लिए कहा था, भीड़ बढ़ती देख वो वहां आ गए और भीड़ को संभालने लगे। कुछ ही देर में गार्ड्स ने भीड़ को कंट्रोल कर लिया और अभय अपनी छोटी सी फैमिली के साथ गाड़ी में वापस बैठ गया। अगर हम मॉल गए तो वहां भी ऐसा होगा, सलोनी ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं होगा, क्योंकि वो मॉल तुम्हारा है और इस वक्त वहां कोई नहीं है तुम्हारे सिवाय। वो मॉल आज बाकी सभी के लिए बंद है, अभय ने सामने देखते हुए कहा तो सलोनी ने हैरानी और खुशी से अभय की तरफ देखा। कुछ ही देर में वो तीनों मॉल में थे। अनी तो टॉय स्टोर में टॉयज देख रही थी और अपने लिए सिलेक्ट कर रही थी। वहीं सलोनी अपने लिए ब्रेसलेट देख रही थी। टॉय और ज्वेलरी शॉप अगल बगल में ही थी, इसलिए अभय बाहर खड़ा उन्हें ही देख रहा था। कुछ देर बाद अनी अपने नन्हे हाथों में ढेर सारी टॉयज लेकर बाहर आ गई। उसका बस नहीं चला, वरना तो वो आज पूरे शॉप को ही अपने साथ ले जाने के मूड में थी। कुछ महीनों बाद अभय हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रहा था। उसके पास मान भी खड़ा था, जो इस वक्त काफी परेशान था।
कुछ देर बाद नज अपने हाथ में बच्चे को लेकर आई और अभय के हाथ में देते हुए कहा, बधाई हो, लड़की हुई है, पेशेंट को अभी होश नहीं आया है, आप कुछ देर बाद उनसे मिल सकते हैं। कहकर नज मुस्कुराई और वहां से चली गई। अभय ने मुस्कुराते हुए उस प्यारी सी डॉल की तरफ देखा। एकदम सफेद गुड़िया लग रही थी वो। मम्मा दो ना, निभू को अनी के पास आना है। सलोनी के पीछे आती अनी ने उससे अपने भाई को मांगा, जो इस वक्त सलोनी की गोद में था। नहीं बच्चा, ये अभी बहुत छोटा है, आप इसे नहीं संभाल पाओगी, सलोनी ने अनी को समझाते हुए कहा और अभय के पास आ गई। अभय ने मान की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए अपनी बच्ची को देख रहा था, जो अभय की गोद में शांति से सोई हुई थी। अभय ने मान की बेटी को उसकी तरफ बढ़ाया तो मान ने झट से उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे टुकुर टुकुर निहारने लगा। तभी निधि की मां भी वहां आ गई और मान ने उस नन्ही सी गुड़िया को उनकी गोद में दे दिया। अभय उसकी हरकत पर मुस्कुरा उठा और उसने सलोनी की गोद से अपने बेटे को ले लिया और अनी को भी अपने साथ लिए वो एक बेंच में बैठ गया। अब अनी आसानी से अपने भाई को खेला पा रही थी। नेभू उर्फ निर्भय महज 10 दिन का था। उसे अभी देखकर समझ नहीं आता था कि वो किस पर गया है, लेकिन अभय, सलोनी और अनी का कहना था कि वो उनके जैसे दिखता है। मतलब अनी को लगता था कि वो उसके जैसे दिखता है, वहीं अभय को भी यही लगता था कि वो अनी की तरह नहीं बल्कि उसके जैसे दिखता है। अभय को ये तब से लगता था जब से सलोनी की डिलीवरी हुई थी और उसने अपने बेटे को पहली बार अपनी गोद में लिया था। एक अलग ही चमक थी उसकी आंखों में। जो पल उसने अनी के समय में मिस किया था, वो सारा पल अनी और सलोनी के साथ उसने अपने बेटे के आने से पहले महसूस किया था। तो सलोनी का कहना था कि वो उन दोनों की तरह नहीं बल्कि अपनी मां की तरह लगता है। इस टॉपिक के बीच में आते ही उन तीनों का मुंह फूलना पक्का है। कुछ देर बाद निधि को होश आया तो मान, निधि की मां और सलोनी उससे मिलने चले गए। अभय भी निधि से मिला और सलोनी के साथ वापस चला गया, जबकि मान और निधि की मां वहीं रुक रहे, क्योंकि निधि को अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया था। 6 साल बाद वो एक छोटा सा पार्क था, जहां सलोनी इस वक्त अनी और निर्भय के साथ आई हुई थी। निर्भय अपनी दीदी के साथ खेल रहा था। वो स्लाइडिंग के पास गया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। देख के निभू, वरना चोट लग जाएगी, अनी ने कहा तो निभू ने अपना सिर हिला दिया। तभी अनी को किसी का धक्का लगा और वो गिर गई। अनी ने अपना फेस ऊपर किया तो सामने एक मोटू सा लड़का खड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, सॉरी। कोई बात नहीं, कहकर अनी उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और वो लड़का वहां से चला गया। निभू स्लाइड करके तेजी से अनी के पास आ रहा था, जिस वजह से वो एक बच्ची से टकरा गया और वो दोनों ही रेत पर गिर गए। वो बच्ची जोर से रोने लगी। माही कहते हुए अनी उसके पास पहुंच गई, जबकि उसे देखते निर्भय भी उसके पास पहुंच गया। निधि और सलोनी, जो उनसे कुछ दूर पर खड़ी थी, वो तेजी से उसके पास आए। माही मान और निधि की बेटी थी। सलोनी ने माही को अपनी गोद में उठा लिया और उसे देखने लगी तो उसके घुटने पर हल्की चोट आई थी। निधि ने आगे बढ़कर माही को अपनी गोद में ले लिया और सलोनी निभू के पास आकर उसे भी गोद में उठा लिया और निभू ने झट से अपना हाथ आगे कर दिया, क्योंकि उसके हाथ में हल्की चोट आई थी। सलोनी ने जब निभू की चोट देखी तो वो उसे डांटते हुए बोली, ये क्या बच्चा, आप देखकर नहीं दौड़ सकते थे? आपकी वजह से माही को भी चोट आ गई और आपको भी। निभू ने मायूसी से अपना सिर नीचे कर लिया और सलोनी की गोद से उतरने के लिए कसमसाने लगा। निधि ने उसे नीचे उतारा तो वो भाग गया वहां से। निभू, सलोनी ने उसे आवाज दी पर वो नहीं सुना। सलोनी ने माही के पैर पर दवा लगाते हुए कहा, अब आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा। निभू को दर्द हो रहा है? माही ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए सलोनी से पूछा तो सलोनी ने हल्के से हाँ में अपना सिर हिला दिया। माही भी निभू को दवाई लगाएगी, कहकर उसने अपने नन्हे हाथों से सलोनी के हाथ से वो ट्यूब ले लिया। सलोनी, निधि और अनी मुस्कुराते हुए माही को देखने लगे, जो निभू के पास दवा लेकर जा रही थी। निभू एक तरफ बेंच में मुंह फुलाए बैठा था। तुम मान को यहीं बुला लो, मैं भी अभय को यहीं बुला लेती हूँ, सलोनी ने कहा तो निधि ने मुस्कुराकर हामी भर दी। माही निर्भय के पास पहुंची तो निर्भय ने नाराज होते हुए कहा, तू बीच में क्यों आए? माही को निभू के साथ खेलना है ना? माही ने मासूमी से कहा और निर्भय का हाथ पकड़ लिया। निर्भय ने कुछ भी नहीं कहा और माही ने उसके हाथ में दवा लगा दी। अब दर्द नहीं होगा, माही ने कहा तो निर्भय ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, चल खेलने। माही खुशी से उसके साथ चल दी। अपने हाथ में मौजूद ट्यूब उसने बेंच पर ही छोड़ दिया और वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वहां से चले गए। समाप्त।